सो नाउ क्वेश्चन नंबर 51। ये बात कर रहा है कि एक सैंडी और सैलाइन एरिया है, ठीक है। इज नेचुरल हैबिटेट ऑफ इंडियन एनिमल स्पीसीज। एनिमल हैज़ नो प्रीडिएटर इन दैट एरिया बट इट्स एग्जिस्टेंस इज थ्रेटेंड ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ इट्स हैबिटेट। तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन के विच ऑफ द फॉलोइंग दैट एनिमल। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि कोई प्रेडेटर नहीं है उस एरिया में। तो इंडियन वाइल्ड बफेलो, इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन वाइल्ड बोर, इंडियन गज़ल। तो इसमें देखो अब नो प्रेडेटर की बात की गई है, तो इसमें से देखो चारों ही एक जैसे ऑप्शंस है। तो इसमें आपको थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है कि अगर आपने किया है तो ठीक है, तो आपको इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे भी तो भी यार देखो उतना कुछ आ नहीं पाएगा, क्योंकि इसमें मोस्टली क्या है कि ज़्यादा इसमें आप क्या कर सकते हो, सैंडी एंड सलाइन एरिया, ठीक है। सैंडी और सलाइन एरिया, तो सैंडी और सलाइन एरिया से आप क्या निकाल सकते हो कि एक कोस्टल रीजन होगा, राइट, जहाँ पे सैंडी और सलाइन एरिया है। तो ऐसे दो ही चीज़ें, जैसे कच्छ रीजन हो गया या फिर आपका ये वाला रीजन हो गया, भितरकनिका वाला हो गया, सुंदरबन वाला साइड का, राइट। तो ये वाले रीजन हो जाएंगे, तो यही हो सकते हैं। और लिखा है एज अ नो प्रीडिएटर इन दैट एरिया बट इट एग्जिस्टेंस इज थ्रेटेंड ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ इज हैबिटेट। तो हैबिटेट के डिस्ट्रॉय होने की वजह से तो सारी है जैसे हैं। अब जैसे वाइल्ड है बफेलो, वाइल्ड एस, वाइल्ड बोर, तो वाइल्ड में रहते हैं। तो इन तीनों में से आप ये कर सकते हो, तो एक इसको निकाल सकते हो कि इंडियन गज़ल डियर है, तो इसका तो कोई प्रेडेटर होता ही है, तो इसमें हो सकता है। बाकी एस, इंडियन वाइल्ड एस, यही होना चाहिए। बाकी इसमें थोड़ा है कि अब कुछ क्वेश्चन सारे तो नहीं लगा सकते, ये टोटली फैक्चुअल क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो अब टोटली फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसमें थोड़ा सा नॉलेज होगी तभी हो पाएगा। बाकी ऐसे तो फिर थोड़ा ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है कि इस क्वेश्चन को आपको करने में थोड़ा डाउट लगेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम आए, क्वेश्चन नंबर 52 ला नीना के बारे में बात कर रहा है। ला नीना इज सस्पेक्टेड टू हैव कॉज्ड रीसेंट फ्लड्स इन ऑस्ट्रेलिया। हाउ इज ला नीना इज डिफरेंट फ्रॉम द एल नीनो। अब कह रहा है ला नीना इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अनयूजुअली कोल्ड करंट ओशन टेम्परेचर इन इक्वेटोरियल रीजन वेयर ला नीना इज इक्वेटेड बाय यूजुअली वार्म ओशन टेम्परेचर इन द इक्वेटोरियल पैसिफिक रीजन। अब यहाँ पे देखो दो चीज़ें की कंपेरिजन की गई है। एक तो ये चीज़ की गई है कि इक्वेटोरियल इंडियन ओशन में हो सकता है कि यहाँ पे ला नीना कर रहा है ओल्ड ओशियन टेम्परेचर, ठीक है, कोल्ड ओशियन टेम्परेचर की यहाँ पे बात कर रहा है। और यहाँ पे कह रहा है कि ला नीना में कि अभी भी फ्लड्स आई हैं, तो फ्लड्स आई हैं, ठीक है। अगर ये कह रहा है ला नीना हैज़ कॉज रीसेंट फ्लड्स इन द चाइना, तो मतलब जहाँ पे फ्लड्स आ रही हैं वहाँ पे वार्म टेम्परेचर होगा, राइट। और ये कह रहा है कि कोल्ड ओशियन टेम्परेचर इन द इक्वेटोरियल इंडियन ओशियन वेयर इज ला नीना इज कैरेक्टराइज्ड बाय द यूजुअली वार्म ओशियन टेम्परेचर इन द इक्वेटोरियल पैसिफिक रीजन। तो यहाँ पे दो चीज़ों के बारे में दे रही है, तो यूपीएससी की मोस्टली चांसेस है कि यहाँ पे ये वो स्वैप कर सकता है। और ये लिखा है ला नीना हैज़ एडवर्स इफेक्ट ऑन साउथ वेस्ट मानसून बट ला नीना हैज़ नो इफेक्ट ऑन इंडियन मानसून क्लाइमेट। नो इफेक्ट, यार नो इफेक्ट कैसे हो सकता है कि नो इफेक्ट, राइट। तो मे भी इसमें चांसेस है कि इफेक्ट हो भी सकता है, राइट। तो थोड़ा भी अगर इफेक्ट होता है मानसून पे तो, राइट, उसके बाद हो सकता है कि ये एडवर्स इफेक्ट, यहाँ तो नेगेटिव इफेक्ट की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है नो इफेक्ट। तब वो पॉजिटिव इंक्रीज़ भी कर सकता है मानसून को। ला नीना वैसे मानसून को इंक्रीज़ करता है, बारिश ज़्यादा होती है, राइट। तो नो इफेक्ट कैसे बता रहा है ये, तो इसका मतलब दूसरी स्टेटमेंट तो सीधे रॉन्ग हो जाएगा और पहले में भी स्वैपिंग है इस हिसाब से, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, द टेंडेंसी टू इंक्रीज लिटिगेशन इज वॉज विजिबल आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ लैंड सेटलमेंट सिस्टम ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस 1973, ठीक है। द रीजन फॉर दिस नॉर्मली ट्रेस टू द विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन। तो ये कह रहे हैं 1973 में लैंड सेटलमेंट सिस्टम आने के बाद से लिटिगेशन इंक्रीज हो गई। क्यों, रीज़न क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजन्स। तो पहला कह रहा है कि ज़मींदार की जो पोजीशन थी वो स्ट्रॉन्गर हो गई विद द ईस्ट इंडिया कंपनी से ओवरलॉर्ड थे ज़मींदार के, जुडिशियल सिस्टम मोर एफिशिएंट हो गया, नन ऑफ द अबव। तब ऐसे क्वेश्चन में देखो कि ज़मींदार की पोजीशन स्ट्रॉन्गर हो गई विद द रायट, मतलब रॉट की और कम हो गई। तो पोजीशन अगर कम होती जा रही है तो उसकी वजह से लिटिगेशन का इंक्रीज़ का कोई रीज़न तो नहीं मिल रहा है यहाँ पे हमें, राइट। दूसरी चीज़, ईस्ट इंडिया कंपनी को एक ओवरलॉर्ड बना दिया गया था ज़मींदार के लिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को अगर उनका ज़मींदार का ओवरलॉर्ड बना दिया गया तो इसकी वजह से लिटिगेशन कैसे इंक्रीज़ हो गई ये भी तो नहीं पता लग रहा है, राइट। क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। द टेंडेंसी ऑफ फॉर इंक्रीज लिटिगेशन वॉज विजिबल आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ लैंड सेटलमेंट सिस्टम, ठीक है। इसके लिए द रीज़न फॉर नॉर्मली विस्टेज, तो ये हो गया। मेकिंग जुडिशियल सिस्टम मोर एफिशिएंट, जुडिशियल सिस्टम को आपने एफिशिएंट बना दिया था, इस वजह से हो सकता है। बाकी नन ऑफ द अबव, तो ये दोनों तो वैसे ही लग रहा है कि नहीं होगी। अब इसमें सी और डी, इन दोनों में से आप 50-50 में आ जा सकते हो कि अगर कुछ लोगों को लगेगा यहाँ पे जुडिशियल सिस्टम क्या पता इफिशिएंट हो गया था, उस बना दिया गया था, इस वजह से क्या नाम है लिटिगेशन इंक्रीज़ हो गया, राइट। ये हो सकता है लॉजिक की।
जुडिशल सिस्टम के लिए मे बी ज़्यादा हो गया होगा, राइट, कि एफिशिएंट बना दिया कोई तुरंत आपको जो भी परेशानी हो रही है उसके लिए सोल्यूशन निकाल दिए गए, लॉयर्स अवेलेबल करा दिए गए, प्राइसेस तो एफिशिएंट बना दिया गया, तो इस वजह से सिस्टम हो, लेकिन तब भी नहीं। तो बाकी एक नन ऑफ द अबव है, तो मोस्टली रीज़न इसमें नन ऑफ द अबव भी हो सकता है क्योंकि डी में है ये, बाकी सी भी हो सकता है। तो 50-50 का रिस्क यहाँ पे आ जाएगा जहाँ पे आपको इसमें लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज नॉट ट्रू अबाउट द क्विट इंडिया मूवमेंट। नॉट ट्रू पूछा है यहाँ पे। नॉन वायलेंट मूवमेंट था, ठीक है। इट वॉज एन स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, ठीक है। इट डिड नॉट अट्रैक्ट द लेबर क्लास इन जनरल, और इट वॉज लेड बाई महात्मा गांधी। तो ये तो देखो अगर सीधा स्पेक्ट्रम का क्वेश्चन है बेसिक का। अब हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन होते हैं ऐसे, देखो बेसिक्स के, अब जैसे अगर आपने पढ़ा है तो वैसे तो ये लोग रिलेट कर लेंगे मोस्टली कि नॉन वायलेंट है, और महात्मा गांधी से भी रिलेट कर लेंगे कि नॉन वायलेंट है तो महात्मा गांधी ने उसको किया ही होगा, राइट। और नॉट ट्रू पूछा है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट था ये, और डिड नॉट अट्रैक्ट द लेबर क्लास इन जनरल, लेबर क्लास को इन जनरल में उतना अट्रैक्ट नहीं किया था। तो क्विट इंडिया मूवमेंट थी, कुछ लोग कहेंगे लेबर क्लास तो सबसे आगे थी, ये नॉट ट्रू होगा, राइट। ये दोनों जो हैं वो एक साथ जा रहे हैं कि नॉन वायलेंट है तो महात्मा गांधी भी होंगे ही, राइट। तो ये चीज़ें हैं, तो ऐसा क्वेश्चन में मोस्टली यहाँ पे डी मार करके आते, राइट। मैं भी अगर होता तो डी मार करके आता है ऐसे लॉजिक से। तो बस ये क्या है, हिस्ट्री के वही है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ऐसे हो गया, इट वॉज लेड बाय द महात्मा गांधी, ये रॉन्ग है क्योंकि महात्मा गांधी ने इसे लेड नहीं किया था। ये स्पेक्ट्रम का बेसिक का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका क्या है कि बेसिक जो नॉलेज है ना आपकी वो काम आती है फिर। तो इसीलिए कुछ क्वेश्चंस में आपकी बेसिक नॉलेज जरूरी है, तो इसलिए जो बेसिक बुक्स हैं उनको भी आपको अच्छे से करके जाना है अपार्ट फ्रॉम लॉजिक। जो बाकी सारे क्वेश्चन से लॉजिक से हो सकते हैं वो लॉजिक से किए जा रहे हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस आपको इस पर भी फोकस करना है, जो बेसिक्स है वो भी आपका होता रहे साथ में। फिर अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। वो अमंग द फॉलोइंग ट्राइबल कॉमन फैक्टर फॉर द ट्राइबल इंसर्क्शन इन इंडिया ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू टैक्स सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू टैक्सेस ऑफ द ट्राइबल प्रोडक्ट्स। तो न्यू सिस्टम आ गया था लैंड रेवेन्यू को टैक्सेशन के लिए, वजह ट्राइबल प्रोडक्ट्स को टैक्स लगाते हैं उसके लिए, ठीक है। इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेन रिलीजियस मिशनरीज इन ट्राइबल मान लेते हैं, लेकिन रिलीजन की वजह से यार बहुत कमी हुए हैं। अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा है लाइक चीज़, तो रिलीजन के बेसिस पे तो कमी सारी चीज़ें हुई हैं, राइट। कि अगर आप देखोगे तो रिलीजन के मोस्टली रिफॉर्मिंग मूवमेंट्स आए हैं जो रिफॉर्म करने के लिए ऊपर हैं, और रिलीजन की मिशनरीज को लेकर के कि ट्राइबल का उतना इन्फ्लुएंस तो नहीं रहा है, राइट। राइज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मनी लेंडर, ट्रेडर, रेवेन्यू फार्मर, मिडिल मैन, ट्राइबल एरिया, कंप्लीट डिसरप्शन ऑफ द ओल्ड एग्रेरियन ऑर्डर ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी। तो ये जो डी वाला ऑप्शन पढ़ रहे हैं ना, डी वाले ऑप्शन में देखो ए वाला ऑप्शन लैंड रेवेन्यू टैक्सेशन तो लिखा है यहाँ पे, ओल्ड एग्रेरियन जो ऑर्डर था उसको डिस्टर्ब, तो ये चीज़ उसमें इंक्लूड हो जा रही है। यहाँ पे मनी लेंडर, ट्रेडर, रेवेन्यू फार्मर, मिडिल मैन, ये सारी चीज़ें उसमें भी यही ओल्ड एग्रेरियन ऑर्डर में ये भी कवर हो जा रहा है ये सारी चीज़ें, राइट। और ओल्ड डिस्ट्रप्शन ऑफ द ओल्ड एग्रेरियन ऑर्डर ऑफ कम्युनिटी, तो हाँ इसमें थोड़ा रिलीजन वाला एस्पेक्ट भी हो जा रहा है कि रिलीजन का इन्फ्लुएंस हो रहा था, उसकी वजह से जो उनका जो ट्रेडिशनल ऑर्डर था एग्रीकल्चर का, राइट, जो करना नेचर को वर्शिप करना वो भी डिस्टर्ब हो रहा था। तो ये तीनों स्पेसिफिक सेंस में है, और यहाँ पे एक डी वाला भी ऑप्शन है जो सबसे ब्रॉड सेंस में और सारी चीज़ों को कंक्लूड कर रहा है। तो इसमें मोस्टली क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, राइट। तो यहाँ पे ये ऐसे निकल जाएगा क्योंकि ये तीनों ऑप्शन आपके स्पेसिफिक है। देखो ये भी हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ब्रॉड वे में आप कर रही थी, उतना फैक्चुअल नहीं था, राइट। जनरल से एस्टिमेट्स हैं, तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं हिस्ट्री के वो आप कर लोगे ऐसे लॉजिक सेंस से, ठीक है। तो इसमें डी हो जाएगा आपसे कंप्लीट डिस्ट्रप्शन अब तक, क्योंकि ये तीनों चीज़ें इसमें इंक्लूड हो रही है, न्यू टैक्सेशन, लैंड रेवेन्यू, ठीक है, और फॉरेन रिलीजियस मिशनरीज, मनी लेंडर, ट्रेडर, रेवेन्यू फार्मर, मिडिल मैन, ठीक है। ये सारी चीज़ें ओल्ड एग्रेरियन ऑर्डर में आपकी आ जा रही हैं। फिर नेक्स्ट पे आ जाते हैं, इंडिया मेंटेन इट्स कल्चरल कॉन्टैक्ट विद द ट्रेड लिंक द साउथ ईस्ट एशिया क्रॉस बे ऑफ बंगाल फॉर द प्रेमिनेंस ऑफ द अर्ली टाइम ऑफ हिस्ट्री बे ऑफ बंगाल विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी मोस्ट कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन एज कम्पेयर टू अदर। इंडिया हैज़ अ ग्रेट शिप बिल्डिंग टेक्नोलॉजी इन द एशियन मिडिवल टाइम्स। ये तो यार नहीं लग रहा कि एशियन मिडिवल टाइम्स उतना, क्योंकि चोला एम्पायर ही था जो मतलब मोस्टली था, राइट। द रूलर्स ऑफ साउथ इंडिया ऑलवेज पैटर्नाइज ट्रेडर्स, ब्राह्मण टेक्स एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स इन द टेस्ट मॉनसून विच क्रॉस बे ऑफ बंगाल फैसिलिटेटेड सी वॉयजेस बोथ ए एंड बी आर सी कन्वेंशन। तो राइट, तो इसमें देखो यार, अब ब्राह्मण प्रीस्ट को साउथ इंडिया ऑलवेज पैटर्नाइज इन दिस कंटेक्स्ट, तो ब्राह्मण प्रीस्ट तो यार कभी बाहर गए ही नहीं ना मोस्टली। उनका तो ये था कि बाहर जाने का कि समुद्र वाला था कि समुद्र के बाहर उनको जाना नहीं है, इंडिया की बाउंड्री के बाहर, राइट। और साउथर्न इंडिया ने पैटर्नाइज तो किए हैं ट्रेडर्स को, बुद्धिस्ट मॉन्क को बाहर के रीजन में, बट द थिंग
कल्चरल कॉन्टैक्ट इन द साउथ अक्रॉस द बे ऑफ बंगाल, तो वो रहा है, लेकिन प्रिमनेंस ऑफ अर्ली मैरी टाइम हिस्ट्री ऑफ बे ऑफ बंगाल, तो इसके लिए मोस्टली मानसून विंड्स अक्रॉस द बे ऑफ बंगाल फैसिलिटी सी वॉजेस, तो ये थोड़ा करेक्ट हो सकता है कि मानसून विंड्स जो होती थी वो क्या नाम है, बे ऑफ बंगाल के जो आपका सी वॉजेस थी उसको फैसिलिटेट करती थी, दैट द सेंस कि वहाँ पे जो चीज़ें आपकी थी वो कंप्लीट हो रही थी, राइट। तो इस वजह से जब वो होता था तो लोग उसके साथ साथ वहाँ पे चले भी जाते थे, राइट। तो एक क्या नाम है, उनको फैसिलिटेशन मिल जाता था जाने के लिए, तो इस वजह से उनका क्लोज कल्चर कॉन्टैक्ट हमेशा मेंटेन रहा, क्योंकि आपके पास एक जाने का जो ट्रांसपोर्ट का जरिया था वो आपको हमेशा अवेलेबल मिलता था। तो ये हो सकता है मोस्टली। बाकी ए और बी मोस्ट कन्विंसिंग ये तो नहीं लग रहा है, ये तो मुझे बनाया हुआ लग रहा है डी में, तो ऐसे ही। तो सी मोस्ट कन्विंसिंग। अब देखो ये ऑप्शन जैसे ये ब्लूटूथ और वाईफाई, ब्लूटूथ 2.4 गीगाहर्ट्ज़ रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड करता है और वे 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी बैंड करता है। तो मान लेते हैं वाईफाई है तो बड़ा है, तो हाँ दोनों कर सकता है, ब्लूटूथ थोड़ा छोटा है। ब्लूटूथ डब्ल्यू लैन को यूज़ करता है और वाईफाई डब्ल्यू ओनली को लिए करता है। अब ओनली यहाँ एक वर्ड लग गया। और दूसरी चीज़ वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क को लोकल एरिया नेटवर्क को पूरा करता है, तो इसमें में भी डाउट है, क्योंकि ब्लूटूथ तो छोटी एरिया के लिए होता है काफ़ी, और ये तो लैन के लिए बात कर रहा है, लोकल एरिया नेटवर्क काफ़ी बड़े में भी आ जाएगा वैसे, और यहाँ ओनली लग गया है। दूसरी चीज़ ये भी तो गलत हो जाएगा लगभग ऐसे। व्हेन इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू डिवाइसेज ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी इन द डिवाइस हैज़ टू बी लाइन ऑफ साइट ऑफ ईच अदर बट द वाईफाई टेक्नोलॉजी नॉट टू बी इन द लाइन ऑफ साइट ईच अदर। तो लाइन ऑफ साइट में कहाँ जरूरी है, ब्लूटूथ जब आप किसी मोबाइल में अगर एक दूसरे ट्रांसफर कर रहे हो तो जरूरी तो ना उसको बगल बगल में ही रखा रहे, ऐसा तो कुछ नहीं है। एक आप यहाँ कर रहे हो, दूसरा आपका क्या नाम है, अब जैसे आपका ब्लूटूथ से ईयरफोन कनेक्ट है तो फ़ोन कहीं भी रख दो, राइट, और ईयरफोन तो आपके कान में आप कहीं भी आ जा सकते हो, तो उसकी वजह से लाइन ऑफ साइट में होना ज़रूरी नहीं है ना डेटा ट्रांसमिशन के लिए, तो ये भी नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा, मोस्टली ए आ जाएगा, राइट ऐसे। अब देखो विथ रेफरेंस टू द माइक्रो इरीगेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट लॉस कैन बी रिड्यूस्ड। माइक्रो इरीगेशन से हाँ हो सकता है, माइक्रो इरीगेशन है, छोटा छोटा स्प्रिंकलर डाल के आप इरीगेशन कर रहे हो तो जिससे जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट थे वो लॉस होना बंद हो जाएंगे। इट इज़ द ओनली मीन्स ऑफ इरीगेशन इन द ड्राई लैंड फार्मिंग, ओनली मीन्स ऑफ इरीगेशन इन ड्राई लैंड फार्मिंग ओनली लगा हुआ है, लेकिन ड्राई लैंड फार्मिंग है तो हो भी सकता है। इन सम एरियाज फार्मिंग रिसीडिंग ऑफ ग्राउंड टेबल कैन बी चेक्ड, तो हाँ ये तो तीसरा तो हो जाएगा, लेकिन ओनली मीन्स ऑफ इरीगेशन इन ड्राई लैंड फार्मिंग ये तो थोड़ा वैसा लग रहा है कि ओनली मीन्स ऑफ इरीगेशन, क्योंकि और भी तो सारे मेथड्स हो सकते हैं। तो 1 और 3 मोस्ट कन्विंसिंग, ठीक। विद रेफरेंस टू इंडियन पीरियड ऑफ द colonial rule द होम चार्जेस फ्रेम्ड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द होम चार्जेस। तो फॉरेन फंड्स यूज टू सपोर्ट इंडियन ऑफिस इन लंदन, तो हो सकता है होम चार्जेस, नाम से ही ऐसे पता लग रहा है होम, और ब्रिटिश पीरियड की बात कर रहा है तो होम क्या होगा, होम होगा उनका ब्रिटेन, ये रहा ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। अभी क्या रहे हैं कि फंड यूज टू सपोर्ट इंडियन ऑफिस, तो वहाँ पे जो उनके इंडियन ऑफिस थे उसके लिए जो सपोर्ट देते थे उसके जो पैसे आते तो हाँ हो सकता है ये। फंड यूज टू पे ब्रिटिश सैलरीज पेंशन ऑफ ब्रिटिश पर्सनल इंगेज इन इंडिया, तो जो इंडिया के लोग थे, जो ब्रिटिश पर्सनल थे, उनको जो पैसे दिए जाते थे वो इंडिया में ना खर्च करके बल्कि उसे अपने घर पे भेज देते थे, और उसको खर्च सैलरी उनको यहाँ मिलती थी इंडिया में, उसको खर्च वो जा करके ब्रिटेन में करते थे। तो इससे क्या होता था, इंडिया का पैसा बाहर जा रहा था, यहाँ खर्च ही नहीं हो पा रहा सर्कुलेशन में, तो इसकी वजह से यहाँ 2 भी हो सकता है। थर्ड, फंड यूज बाई वेजिंग वॉर्स आउटसाइड द इंडिया बाई ब्रिटिश, फंड यूज बाई वेजिंग वॉर्स आउटसाइड द इंडिया बाई ब्रिटिश, तो ऐसी कोई वॉर तो करी नहीं इंडियन फंड से ब्रिटेन ने, तो इसको तो होम चार्जेस पे तो आप नहीं डाल सकते आउटसाइड द इंडिया, राइट। ये तो थोड़ा वैसी लग रही है मुझे एस्टिमेशन बनाई हुई, राइट। तो पहली और दूसरी सीधी सीधी आ गई। फिर नेक्स्ट, ऑन द व्हाट इज़ द रीज़न फॉर महात्मा गांधी टू ऑर्गेनाइज सत्याग्रह ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ खेड़ा सत्याग्रह, द एडमिनिस्ट्रेशन डिड नॉट सस्पेंड लैंड रेवेन्यू कलेक्शन डिस्पाइट ऑफ अ थ्रॉट, हो सकता है द एडमिनिस्ट्रेशन प्रपोज इंड्यूस परमानेंट सेटलमेंट इन गुजरात, तो ये तो नहीं था। अब देखो यहाँ पे भी आपकी थोड़ी बेसिक चीज़ आ जाएगी कि यहाँ पे सत्याग्रह का क्या रीज़न था, तो अब इसके लिए आपकी थोड़ी स्पेक्ट्रम की अगर आपने थोड़े से भी कुछ पढ़े हैं ना तो वहाँ से आपको पता लगेगा, शुरुआत का ही है 1917 के लिए, राइट, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा ये आंसर आ जाता कि ओनली 1 होगा इसमें आपका। फिर बाकी एडमिनिस्ट्रेशन प्रपोज टू इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट इन द गुजरात, तो ये तो नहीं होना थोड़ा वो है कि लाइक
ऐसे, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगी। प्रपोज टू इंट्रोड्यूस रीज़न फॉर द सत्याग्रह टू ऑर्गेनाइज सत्याग्रह ऑन द बिहाफ ऑफ द पेजेंट्स ऑफ द पिड़ा। तो परमानेंट सेटलमेंट के लिए फिर पीजेंट जो है उतना वो क्यों करेंगे, राइट, बिहाफ पे, राइट, उसके, तो उसके लिए तो फिर आई डोंट थिंक ये होगा, क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट तो बहुत पहले आया था कॉर्नवालिस के टाइम पे, और उसको फिर गुजरात को इम्प्लीमेंट करने के लिए इन्होंने ये कर रहे हैं, तो ये थोड़ा डाउट में हो सकता है इस चीज़ को लेकर के, ठीक है। बाकी बायोडाइवर्सिटी फॉर्म द बेसिस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस इन द फॉलोइंग वेज। सॉइल फॉर्मेशन बेसिस फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस, सॉइल फॉर्म करती है, ठीक है। प्रिवेंट ऑफ सॉइल इरोजन, हाँ ठीक है। रिसाइक्लिंग ऑफ वेस्ट, हाँ ठीक है। पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स, तो हाँ चारों चीज़ों के तरीके से हेल्प करती है, मदद करती है हर तरीके से। कुछ किसी में डायरेक्ट इम्पैक्ट हो सकता है, किसी में इनडायरेक्टली अफेक्ट कर सकती है, तो करती तो सारी है कि वेज में, राइट। अब देखो अगला क्वेश्चन, अपार्ट्स में कह रहे हैं कि एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है, सोल्ड होता है मार्केट में, उसमें कंसिस्ट होते हैं अमीनो एसिड्स, प्रोवाइड करता है कैलोरी लाइक अनदर अमीनो एसिड, इट इज़ यूज्ड एज अ लो कैलोरी स्वीटनिंग एजेंट इन फूड आइटम्स, ठीक है। यूज्ड एज अ लो कैलोरी स्वीटनिंग एजेंट इन फूड आइटम्स। व्हाट इज द बेसिस ऑफ द यूज? अपार्ट्स में इज स्वीट एज टेबल शुगर, बट अनलाइक टेबल शुगर इट इज़ नॉट रियली ऑक्सीडाइज इन ह्यूमन बॉडी ड्यू टू द लैक ऑफ रिक्विजिट एंजाइम्स। तो अगर ऑक्सीडाइज ही नहीं हो रहा है तो फिर उसको खा क्यों रहे हैं, राइट, सिंपल सी बात है भाई। और टेबल शुगर की तरह ही स्वीट है, लेकिन उसको, और यहाँ पे लिखा है लो कैलोरी है स्वीटनिंग एजेंट, तो ये कह रहे हैं ऑक्सीडाइज ही नहीं हो रहा। व्हेन अपार्ट्स में इज यूज इन फूड प्रोसेसिंग, जब अपार्ट्स में फूड प्रोसेसिंग में यूज़ होता है, द स्वीट रिमेंटेज बट इट बिकम रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन। अब ये कह रहे हैं यहाँ पे भी कि वो रेजिस्टेंट हो जाता है ऑक्सीडेशन को लेकर के, ठीक है। चलो इसको भी अभी मान लेते हैं। अपार्ट्स में इज ए स्वीट एज शुगर, बट आफ्टर इंजेक्शन इनटू द बॉडी इट कन्वर्टेड इनटू मेटाबॉलिक दैट यील्ड नो कैलोरीज। अब यहाँ पे लिखा है लो कैलोरी स्वीटनिंग एजेंट है, और यहाँ पे कह रहे हैं नो, उससे कोई कैलोरी नहीं आती है, तो सीधे सीधे गलत हो गया ना कि लो कैलोरी, तो तीसरा सीधे सीधे काट दिया। अपार्ट्स में सर्वल टाइम स्वीटनर देन टेबल शुगर, हेंस फूड आइटम मेड विद स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ अपार्ट्स में यील्ड फीवर कैलोरीज ऑन ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है इसमें, यील्ड भी हो रहा है, फीवर कैलोरीज, लो यील्ड की बात की जा रही है, ठीक है। और ये भी बताया जा रहा है कि सर्वल टाइम ज़्यादा शुगर से वो स्वीट है, इसलिए थोड़ी क्वांटिटीज़ में होता है, इसलिए लो कैलोरी प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे भी क्या लिखा है, लो कैलोरी की तरह प्रोवाइड हो रहा है, आर्टिफिशियल स्वीटनर है, हाँ ठीक है। कंसिस्ट ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं और प्रोवाइड कैलोरीज लाइक अदर, तो कैलोरी भी प्रोवाइड करता है ये। तो इन सारे ऑप्शंस में देखो कि सबसे सही जो ऑप्शन जो दिख रहा है ना ऊपर से मैच करता हुआ ऑप्शन नंबर डी, और है भी डी में, तो ए और डी में जब मैंने बताया करेक्ट अगर लगे तो डी आंसर होता है, तो डी आ गया आंसर। भले आपने अगर अपार्ट्स में नहीं पढ़ा है तो भी, क्योंकि यूपीएससी आपको खुद इतनी चीज़ें दे देती है ना उस टाइम पे बताने के लिए कि आपको कोई दिक्कत ना हो। उसने देखो क्वेश्चन फ्रेम करते टाइम कितनी चीज़ें उसने आपको बता रखी है कि पहली चीज़ उन्होंने बता रखी आर्टिफिशियल स्वीटनर है, दूसरी चीज़ अमीनो एसिड है, तीसरा कैलोरी भी प्रोवाइड करता है, राइट, और स्वीटनिंग एजेंट की तरह यूज़ होता है। तो मोस्टली इन चीज़ों में आपकी हो गई, राइट। तो इन चीज़ों में आपकी मोस्टली क्या हो गई, देखो सारी चीज़ जो बताई थी शुगर की तरह है, फूड आइटम्स है, स्मॉल क्वांटिटी यूज़ होता है, फीवर कैलोरीज देता है, ऑक्सीडाइज होता है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको देखो जोड़ रहा है इसमें। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द पर्पज, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द सर विलियम वेडरबर्न एंड द WS केन had set up Indian Parliamentary Committee in 1893, ठीक है। अब विलियम वेडबर्न और WS कैन सेटअप इंडियन पार्लियामेंट्री कमिटी, अब देखा है टू एगिटेट इंडियन पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इन द हाउस ऑफ कैनन्स। 1893 की बात कर रहे हैं, तो 1885 में कांग्रेस बन गई थी, तो हो सकता है पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के लिए कर सकते हैं। टू कैंपेन फॉर एंट्री ऑफ द इंडियन इंपीरियल जुडिशरी, तो जुडिशरी के लिए यार तो नहीं है यार कि इंपीरियल जुडिशरी में तो लाने के लिए मना ही कर रहे थे, लाइक 1882 के अप्रॉक्स रिपन कंट्रोवर्सी हुई थी, राइट, तो उसकी वजह से आप यहाँ पे कर सकते हो अगर आपको थोड़ी बेसिक नॉलेज है कि हिल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी क्या थी, तो उसकी वजह से इंपीरियल जुडिशरी में तो बोल ही रहे थे कि क्यों ही लाएंगे भाई इंडियंस को। और यहाँ पे बोला कि सेटअप इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी सेटअप की गई थी टू फैसिलिटेट डिस्कशन ऑन इंडियन इंडिपेंडेंस की तो बात ही नहीं है यार उस टाइम पे, कहाँ ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडिपेंडेंस 1893 में, सी वाला ऑप्शन भी आप सीधे सीधे काट दो। टू एग्रेट एंट्री ऑफ द इमिनेंट इंडियंस इनटू द ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडियन की एंट्री के लिए एमिनेंट इंडियंस इनटू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, तो ये भी हो सकता है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो एमिनेंट इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी बैठाई थी टू एगिटेट फॉर इंडियन पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इन द हाउस ऑफ कॉमन्स, तो विलियम वेडबर्न एंड वेस कैन, तो इसमें देखो 50-50 में आ गए हो,
और ये दोनों ही आपके आप पार्लियामेंट से रिलेटेड हो गए। एक पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की बात कर रहा है और दूसरा डी एग्रीगेट इंडियंस इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट, तो ये हो सकता है। तो इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी, तो मोस्टली चांसेस है इसमें डी हो सके, क्योंकि पार्लियामेंट की बात कर रहा है, यहाँ भी पार्लियामेंट की बात कर रहा है, राइट। और दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे अब ये बोल रहा है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कमेटी है 1893 में, और एमिनेंट इंडियंस, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है एमिनेंट इंडियंस, तो मे भी जो बहुत ज़्यादा पैसे हो, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के उसके अकॉर्डिंगली वर्क कर रहे हो, जो उनका प्रोपेगेंडा था, राइट। तो क्या पता उन लोगों को एंट्री देने के लिए, कुछ बात करने के लिए उन्होंने उसमें सेटअप किया हो, तो इसमें 63 हो सकता है मे बी, राइट। और बाकी ए के भी चांसेस उतने ही हैं, क्योंकि पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की बात कर रहा है हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए इसमें। तो ऐसे क्वेश्चंस में मोस्टली आप ए और सी डी में थोड़ा आपको डाउट आएगा, ठीक है। तो इसमें आपको फिर रिस्क लेना पड़ेगा 50-50 का, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, CFL और LED लैम्प। देखो ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे दो टेक्नोलॉजी का कंपेयर हो, एक नई हो नई पुरानी हो, तो ये हमेशा याद रखना, जो नई टेक्नोलॉजी होगी ना वो इफ़िशियंट होगी, वो और अच्छी होगी, बेहतर होगी एज़ कंपेरिजन टू पुराना, ठीक है। तो जहाँ पे पुरानी को अच्छा बताया जाए वो गलत होगा, जो नई यहाँ पे नई को अच्छा बताया जाए वो सही होगा। तो प्रोड्यूस अ लाइट, CFL यूज़ करता है मरकरी वेपर को और फॉस्फोर को, वाइल LED लैम्प सेमीकंडक्टर को। तो सेमीकंडक्टर नई टेक्नोलॉजी है, LED ज़रूरी हो सकता है नई टेक्नोलॉजी है, नई चीज़ यूज़ करती है, तो पहला सही मान लेते हैं। एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ CFL इज़ मच लॉन्गर दैन दैट ऑफ LED लैम्प। तो CFL का एवरेज लाइफ स्पैन बोलने ज़्यादा LED से ज़्यादा है, तो ये तो फिर गलत हो जाएगी ना, क्यों? क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है तो उसका लाइफ स्पैन ज़्यादा होना चाहिए ना LED का एज़ कम्पेयर टू CFL। और उसके बाद CFL लेस एनर्जी इफिशिएंट एज़ कम्पेयर टू LED, तो हाँ ये ठीक हो सकता है कि क्योंकि CFL पुराना है तो उसकी लेस एनर्जी इफिशिएंट होगा, LED ज़्यादा एनर्जी इफिशिएंट होगी, राइट। तो क्या हो गया 1-3 आ जाएगा इसमें ऐसे, ठीक है। फिर ऑयल जैपर, ऑयल जैपर क्या होता है? ऑयल जैपर नाम से क्या पता लग रहा है, एक तो ऑयल और दूसरा जैपर, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हो सकती हैं। तो अब ये बोल रहा है एक इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है, रेमिडिएशन ऑफ ऑयल स्लज एंड ऑयल स्पिल्स, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, अंडर सी ऑयल एक्सप्लोरेशन, जेनेटिकली इंजीनियर्ड हाई बायोफ्यूल यील्डिंग एनर्जी, मेज वैरायटी। तो ये तो मेज वैरायटी तो यार ये तो नहीं लग रहा है कि हाई यील्डिंग वेट वैरायटी ऐसा कुछ, ठीक है। बायोफ्यूल के रिगार्डिंग ऑयल जैपर, इट इज़ द लेटेस्ट वे टू कंट्रोल एक्सीडेंटल कॉज फ्लेम्स फ्रॉम द ऑयल वेल्स, तो फ्लेम्स के लिए। तो इसमें देखो ऑयल जैपर, ऑयल जैपर जिपर होता है ना, जिपर बोल लो, जैपर लिखा हुआ है, तो मे भी कोई चीज़ इसमें सबसे ज़्यादा जो सही लग रही है उसमें देखो ए वाली लग रही है, क्योंकि यहाँ पे बात कर रहा है एक ऑयल इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी, दूसरा रिमीडिएशन ऑफ ऑयली स्लज एंड ऑयल स्पिल्स। तो जो ऑयल स्पिल्स हो जाते हैं, जो ऑयल स्लज हो जाते हैं ओशंस वगैरह में इधर उधर, तो उन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए ऑयल जैपर का यूज़। तो जैपर नाम से ऐसा लग रहा है कि ऑयल जैपर मतलब उसको खींचने के लिए या फिर आई थिंक उसको करने के लिए, वापस निकालने के लिए हो सकता है। अंडर सी ऑयल एक्सप्लोरेशन, ये भी लग रहा है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बनाई गई है, लेकिन ये उतना कॉन्फिडेंटली नहीं हो रहा है, क्योंकि दो चीज़ ऐसी हैं, ऑयल जैपर ए और डी, ये दोनों देखोगे ना तो इन दोनों में ऐसी बात कर रहा है कि जहाँ पे ऑयल को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, एक्सीडेंटली कॉज्ड फ्लेम्स फ्रॉम द ऑयल वेल्स। तो ऑयल वेल से अगर आपको फ्लेम्स कम करने हैं, जो फ्लेम्स आ रही हैं, तो उसके लिए फ्लेम जैपर होना चाहिए मेरे नाम से, तो क्योंकि या फिर फायर करके ऐसा कुछ होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे फ्लेम्स आ रही है तो फ्लेम्स को बंद कर रहे हो ना आप, ऑयल को थोड़ी ना कर रहे हो। तो मोस्टली इसमें आंसर मेरे हिसाब से ए होना चाहिए ऐसा ऑयल के हिसाब से, क्योंकि ऑयल जैपर है तो इन्हीं सेंस में होनी चाहिए ऐसा। फिर अ मैरिड कपल अडॉप्टेड अ मैरिड मेल चाइल्ड अ फ्यू ईयर्स लेटर, अब ट्विन बॉय बॉर्न उनको हुए हैं। फिर ब्लड ग्रुप जो है कपल का वो AB पॉजिटिव दिया हुआ है, ठीक है, और O नेगेटिव है, एक का AB पॉजिटिव एक का O नेगेटिव है। और ये बोल रहे हैं कि उनके 3 बच्चे हैं, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव और O पॉजिटिव। तो ये बताना है ब्लड ग्रुप जो है अडॉप्टेड बच्चे का वो क्या होगा। ऑप्शन क्या है, O पॉजिटिव, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, ठीक है। अब ये देखो, अब ये बायोलॉजी का बेसिक बायोलॉजी का क्वेश्चन है, अब पढ़ा नहीं है ऐसा, ठीक है, कि ब्लड ग्रुप क्या होता है, कैसे मैथ्स वाला सिस्टम। तो इसको आप लॉजिक से कैसे कर सकते हैं कि इसमें बोला गया है कि फादर का ऐसे है कि AB पॉजिटिव बोला गया है और एक का है O नेगेटिव। अब ऑप्शन में हमें क्या क्या दे रखे हैं, अब 3 बेटे हैं ना उनके, एक है A पॉजिटिव, एक है B पॉजिटिव, एक है O पॉजिटिव, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, अब ये AB पॉजिटिव है, यहाँ पे वो है, तो इन दोनों से मिलके जो बनेगा, ठीक है, वो उनके दोनों ट्विन बच्चे होंगे। तो ट्विन बच्चे क्या हो सकते हैं, O पॉजिटिव कैसे
ए, एक तो अगर दो बच्चे हैं तो आई थिंक या तो एक ए पॉजिटिव हो जाएगा, एक बी पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो सकता है, राइट। तो ओ पॉजिटिव एडॉप्टेड का हो जाएगा, अलग है क्योंकि ओ पॉजिटिव यहाँ पे ऐसे है तो इसका पॉजिटिव साइन ये तो ले नहीं पाएगा, क्योंकि ए है बी है, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, ये जीरो से मिलेगा ओ पॉजिटिव निगेटिव से, तो मे बी आई थिंक ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव होना चाहिए। क्योंकि अगर एक बच्चे का ए पॉजिटिव हो गया, दूसरे बच्चे का अगर मान लो ओ पॉजिटिव हो गया, ठीक है, तो ये बी पॉजिटिव कैसे आ जाएगा उसका, क्योंकि इसके तो नाम में ही ए बी पॉजिटिव है। तो मे बी इनके दोनों बच्चे हैं वो, तो मे बी ए पॉजिटिव और बी पॉजिटिव होने के मेरे हिसाब से ज़्यादा चांसेस है कि ए पॉजिटिव इसका बच्चा और बी हो। तो इसमें अगर मेरे हिसाब से लॉजिकली मैं मार करके आता तो ओ पॉजिटिव मार करके आता, क्योंकि ए भी तो पेरेंट का है, तो जो एडॉप्टेड होना चाहिए मेरे हिसाब से ओ पॉजिटिव होना चाहिए उसका। फिर महात्मा गांधी ने की डीपेस्ट कन्विक्शन रिफ्लेक्ट हुई इनकी बुक है अनटू दिस लास्ट, और वो बुक ने उनकी ट्रांसफॉर्म कर दी। ये बुक जो थी मैसेज क्या था उस बुक से, जो जिसने महात्मा गांधी जी को ट्रांसफॉर्म कर दिया कि अपलिफ्टिंग करना ऑप्रेस पुअर को, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एजुकेटेड मैन की, गुड ऑफ द इंडिविजुअल इज कंटेन्ड इन द गुड ऑफ ऑल, ठीक है, लाइफ ऑफ सेलिबेसी एंड स्पिरिचुअल परस्यूट एसेंशियल फॉर नोबल लाइफ, ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो ऑल द स्टेटमेंट ऐसे क्वेश्चन में तो यार ऐसे दिया जाता है बनाने के लिए, और सेलिबेसी के लिए तो बारे में ऐसा तो यार महात्मा गांधी ने कुछ बोला नहीं, राइट, क्योंकि उनका तो खुद का एक बेटा था यार, तो सेलिबेसी कैसे परफॉर्म करते, तो सेलिबेसी नहीं है। स्पिरिचुअल परस्यूट में तो कुछ कुछ चीज़ें उन्होंने बताई हैं कि स्पिरिचुअल परस्यूट तो उनको करनी चाहिए, लेकिन ये उतना बैठ नहीं रहा है क्योंकि सेलिबेसी वाला टर्म यहाँ दिया हुआ है, तो लग रहा है नहीं रहा है। अपलिफ्टिंग ऑफ ऑपरेशन पुअर, द मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ एजुकेटेड मैन और द गुड ऑफ ए इंडिविजुअल इज कंटेन्ड इन ऑल गुड ऑफ ऑल। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा ब्रॉड सेंस में अगर आप देखोगे तो ऑप्शन बी ही लग रहा है इसमें, राइट। क्यों? क्योंकि ये जो ऑप्शन है ना, ये क्या है, ये एक स्पेसिफिक टर्म्स में बात कर रहा है कि ऑफ अ एजुकेटेड मैन। तो जो अनएजुकेटेड है उनके लिए क्या, अनएजुकेटेड हैं तो वो कुछ रोल नहीं कर सकते हैं, वो अपलिफ्टमेंट के लिए काम नहीं कर सकते हैं, वो भी तो कर सकते हैं, तो सबका रोल हो सकता है। बाकी अगर ये वाला ऑप्शन देखो कि बी वाला, द गुड ऑफ इंडिविजुअल इज कंटेन्ड इन द गुड ऑफ ऑल, तो गुड ऑफ इंडिविजुअल कोई अपने अगर ना लेके, अगर खुद की कि पहले अगर आप पूरे सोसाइटी का सोचोगे तो एक अच्छे इंसान बनोगे, तो गांधी जी का भी यार यही मोटिव था कि सबका अच्छा हो, सबका भला हो। तो मेरे हिसाब से तो आई थिंक डी बी होना चाहिए इसमें आंसर, क्योंकि गुड ऑफ द जो सबसे ब्रॉड इसमें है, राइट, कि गुड ऑफ इंडिविजुअल इज गुड इन द गुड ऑफ ऑल, तो अपनी भलाई के लिए सबका भला करो, तो मे बी ये आई थिंक करेक्ट होना चाहिए इसमें। बाकी विच ऑफ द विद रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, उषा मेहता running the secret congress in the wake of quit India movement, participate in second table conference, leading a Indian national army, in the formation team government the पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यार अब देखो ये ऐसा है ना कि एक पर्सनैलिटी के बारे में पूछा गया, पर्सनैलिटी का क्या है कि अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है तो आप कर सकते हो। अब सेकेंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इसमें कांग्रेस की तरफ से सिर्फ एक इंसान गया था, महात्मा गांधी, ठीक है, बेसिक नॉलेज के हिसाब से, तो इसमें तो उषा मेहता तो नहीं होगी अगर क्योंकि देखोगे प्रॉपर, क्योंकि सेकंड टेबल कॉन्फ्रेंस में एक ही जो प्रोमिनेंट लीडर था जिसकी सबसे ज़्यादा नाम हुआ था कि महात्मा गांधी जी गए थे कांग्रेस को पूरा वो करके, तो ये हो गया, तो ये तो आप हटा दो बी वाला ये। फिर इंडियन नेशनल आर्मी की एक लीडिंग कॉन्टीजेंट थी, फिर असिस्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो ये भी हो सकता है। बाकी देखो अब इसमें आपको थोड़ा डाउट हो जाएगा कि बाकी चीज़ें करने में थोड़ी इशू आ सकते हैं आपको, कि अब क्योंकि यही है कि अब हिस्ट्री बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूरे फैक्चुअल हो जाते हैं ना, तो फैक्चुअल क्वेश्चन में आप लॉजिक कैसे लगाओगे, बेटर थिंग लॉजिक वहीं पे लग सकता है ना, कि हर जगह तो आप लगा भी नहीं सकते हो, तो इसमें फिर वही है कि आपका बीच में थोड़ा आपको डाउट आ जाएगा कि करने के लिए, तो इसमें आई थिंक ए होना चाहिए, ठीक है, बाकी इसका होगा ए, ठीक है। बाकी इसमें लॉजिक के हिसाब से तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, एक आप काट सकते हो यहाँ पे कि उसमें सबसे प्रोमिनेंट तो वैसे वो थे, तो और इंडियन नेशनल आर्मी के लिए ये भी अगर आपको पता है तो वैसे सुब्बुलक्ष्मी करके थी या रानी लक्ष्मी रेजिमेंट थी, सुब्बुलक्ष्मी उसकी लीडर थी, तो अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो वो हो जाएगा, हिस्ट्री पढ़ी है पूरा तो फिर तो ऐसे डायरेक्टली आंसर भी आ जाएगा वैसे, बट आई थिंक बेसिक नॉलेज से अगर ऐसे पता ना हो तो फिर बाकी जो गलत आपको लगते हैं उनके बारे में कट के निकाल सकते हो आंसर, ठीक है। फिर ये देखो अब ये क्वेश्चन है, जैसे ये आप लॉजिक पे कर सकते हो
कि अ न्यू ऑप्टिकल डिस्क फॉर्मेट ब्लू रे डिस्क, नई एक डिस्क आई है, ठीक है, न्यू ऑप्टिकल डिस्क बिकम क्वालिफाइड डिफरेंट बिटवीन ट्रेडिशनल डीवीडी, मतलब डीवीडी पुरानी है और जो बीडी है वो नहीं है। डीवीडी स्टैंडर्ड डेफिनेशन, बीडी सपोर्ट हाई डेफिनेशन वीडियो, तो हाँ हो सकता है भाई, नई टेक्नोलॉजी है, हाई चीज़ करती होगी। फिर देखो कंपेयर टू डीवीडी, बीडी हैज़ ए सर्वर टाइम कैपेसिटी स्टोरेज सेप्सी, तो हाँ हो सकता है कि भाई नई टेक्नोलॉजी है, सर्वर टाइम होगी। और थिकनेस ऑफ बीडी इज़ 2.4 mm वाइल डीवीडी इज़ 1.0, तो ये तो फिर वो आ गई, नई टेक्नोलॉजी है तो ज़्यादा छोटी होगी ना, ज़्यादा पतली होगी, पुरानी वाली टेक्नोलॉजी थी वो ज़्यादा मोटी होती थी, तो ये तो तीसरी तो नहीं होगी। तो फिर दो स्टेटमेंट आपकी इसमें सीधी सीधी आ गई, जो नई टेक्नोलॉजी वो अच्छी है, देखो सीधा आंसर आ गया, पढ़ा है नहीं पढ़ा है तो भी राइट। अब देखो विथ रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिकमेंडेड बाय द नेहरू रिपोर्ट, कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। अब देखो ये तो पढ़ा है तो कर लो, ज्वाइंट इलेक्टोरेट फॉर रिजर्वेशन ऑफ माइनॉरिटीज़, ठीक है, प्रोविजन फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये भी है। तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी, अगर आपको इतना भी थोड़ा पता है तो उस टाइम पे यार कंप्लीट इंडिपेंडेंस की तो बात ही नहीं कर रहे थे, वो डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहे थे, राइट। तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस तो होगा ही नहीं, तो पहला तो वैसे ही रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ हो जाओगे आप। बाकी नहीं पता, अगर आपको एक भी पता होता है इसमें तो 3 में से 2 का रूल होता है, अगर जनरली नहीं पता। अगर आपको ऐसे देखो 3 स्टेटमेंट आ जाए ना, और अगर आपको नहीं पता है कि तीनों में से क्या सही होंगे, तो मोस्टली अगर क्वेश्चन छोड़ के मत आना, ओनली 2 पेयर या फिर 2 वाले ऑप्शन में से एक मार करके आना, ठीक है, क्योंकि 3 में से 2 होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। 75% चांसेस ये होते हैं कि 3 में से 2 ऑप्शन करेक्ट होंगे, ठीक है, और 25% होते हैं कि 1 और 3 ऑप्शन तीनों सही हों। और जिसमें तीनों होते हैं ना, वो क्वेश्चन आपको पढ़ के पता लग जाता है कि ये तीनों इसमें सही हो सकते, क्योंकि इसमें प्रॉबिलिटी आपको मिल जाती है तीनों के सही होने की। फिर देखो among the following sites most suitable cultivation for the large variety of orchids, minimum cost per export oriented industry in this field। तो ऑर्किड्स के बारे में बात कर रहा है, सुटेबल क्लाइमेट के बारे में बात कर रहा है, तो आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। अब देखो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से यूपीएससी उतने क्वेश्चन पूछती नहीं है, 2 क्वेश्चन इसमें बचे, आंध्रा और अरुणाचल। थीम बेस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि यूपीएससी क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछती है। अब देखो इसमें अरुणाचल के बारे में इन्होंने पूछा हुआ है, बहुत बार पूछा हुआ है, तो यहाँ से आप ये निकाल सकते हो कि अरुणाचल एक पर्टिकुलरली उनमें हो सकता है। और दूसरा है कि आंध्र प्रदेश, तो आंध्रा से इन्होंने एक बार कोडाईकनाल का क्वेश्चन पूछा हुआ है, बाकी ऐसे हिस्ट्री से पूछते ही रहते हैं। नागपट्टनम हो गया, श्रवण बघेला को तो कर्नाटका में, बाकी ऐसे तो आंध्रा से भी इनका क्वेश्चन आता रहता है। तो ये 2 टॉपिक है जहाँ से वो क्वेश्चन दे सकते हैं। तो अब इसमें से आपको 50-50 में यहाँ पे चूज़ करना पड़ेगा कि कौन से पे आप मार्क करते हो। अरुणाचल पे कर सकते हो क्योंकि अरुणाचल से इन्होंने काफ़ी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, हॉर्नबिल वगैरह के क्वेश्चन पूछे, नॉर्थ ईस्ट से क्वेश्चन इनका आता है 1-2 वहाँ के एरिया से, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्टली अगर आप थीम वाइज जाओगे तो आप इसको कर लेते कि यहाँ पे अरुणाचल आप वैसे मार्क करके आ जाते, बाकी अगर वैसे होते डाउट में आते तो फिर आप एक करके आते यहाँ पे आंध्रा। तो 50-50 का यहाँ पे रिस्क है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में। तो ऐसे क्वेश्चंस में जनरली अब देखो क्वेश्चन तो मैं यही कहूँगा कि हर एक क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करके आया करो, बट द थिंग इज कि इसमें आपको थोड़ा, अगर जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, अगर कोई आपको ऐसा लग रहा है कि कोई रिपीटेड थीम पे क्वेश्चन आया है कि इससे पहले इस थीम से यूपीएससी ने पहले भी क्वेश्चन पूछा है, तो वहाँ पे आप उस थीम पे जाओ, ठीक है, डायरेक्टली उसको मार करके आना। जैसे अरुणाचल से यूपीएससी ने बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, यहाँ पे अरुणाचल है ऑप्शन में, तो आप अरुणाचल मार करके आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइट फॉर इन सिटू मेथड ऑफ द कंजर्वेशन फ्लोरा, ठीक है। इन सिटू 2 चीज़ें होती हैं, एक्स सिटू और हो गया इन सिटू। नाम से ही पता चला, इन मतलब इंटरनल उसी साइट पे, इन सिटू, एक्स सिटू, एक्स मतलब एक्सटर्नल, मतलब एक्स साइट मतलब बाहर के साइट पे होगा, ठीक है। इन सिटू मतलब उसी के अंदर, नॉट पूछा है तो मतलब 3 एक जैसे होंगे और एक जो होगा वो अलग होगा। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, बोटेनिकल गार्डन, इन तीनों चीज़ों में देखोगे ना, ये 3 चीज़ें एकदम कॉमन सी हैं। कैसे? बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये प्रोटेक्टेड एरियाज़ में होते हैं, ये जंगलों में ही होते हैं। इनको आप कहीं ऐसा वहाँ नहीं बना सकते कि कहीं पे एरिया में जा कर के कि मान लो आपने कोई एक स्लम एरिया है वहाँ पे गए, उसको खाली करवाया और बोला कि नहीं यहाँ पे अब नेशनल पार्क बनेगा। नेशनल पार्क कैसे बनेगा? वहाँ तो है ही नहीं। नेशनल पार्क कहीं ऑलरेडी होता है, उसको हम बस घोषित करते हैं, राइट, रिकॉग्नाइज़ करते हैं कि ये चीज़ वो साइट पहले से वहाँ होती है उस साइट पे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का भी वही है कि वहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेचर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, फिर हम उसको डिमार्केट करते हैं। बट आई थिंक बोटेनिकल गार्डन क्या है? कोई भी आपको जहाँ जगह मिली वहाँ पे वो गार्डन आप इस्टेब्लिश कर सकते हो उस साइट की रिजर्वेशन के लिए, राइट। तो इसमें क्या होगा? बोटेनिकल गार्डन एक्सिटू मेथड आ जाएगा कि बाहर एक्सटर्नल कोई स्पीसीज़ है उसको निकाल करके दूसरी जगह पे लाना, तो ऐसे कर सकते हो आप बोटेनिकल गार्डन पे।
ठीक है। फिर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो हाँ हो सकता है। लक्ष्मीकांत का नॉर्मल क्वेश्चन है। प्रिपेयर ड्राफ्ट डेवलपमेंट ऑफ मेट्रो प्लानिंग, हाँ ठीक है। हैज़ द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द इम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट स्पॉन्सरशिप इन द मेट्रोपॉलिटन। अब देखो ये चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलेगी, तीसरा पॉइंट जैसे ये कहीं भी किसी बुक में नहीं मिलेगा। तो ऐसे तीसरे पॉइंट क्या होते हैं, लॉजिक से बनाए जाते हैं कि हैज़ द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी यार जरूरी तो नहीं है किसी MPC का ही काम हो पूरे गवर्नमेंट के इस स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करना। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी अलग सी भी वहाँ पे बॉडीज़ होती हैं जिनका काम होता है इम्प्लीमेंट करना, सिर्फ MPC क्यों करेगी, राइट। तो तीसरा तो नहीं होगा, रिजिड हो गई काफ़ी ज़्यादा कि सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी। तो 1 and 2 ऐसे आ जाएगा। फिर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वोट ऑन अकाउंट और इंटरिम बजट। द प्रोविजन ऑफ वोट ऑन अकाउंट यूज बाय द रेगुलर गवर्नमेंट, बाय इंटरिम बजट प्रोविजन यूज बाय अ केयर टेकर गवर्नमेंट। और वोट का अकाउंट जो होता है ये कह रहे हैं डील विद द एक्सपेंडिचर और एक्सपेंडिचर इन द गवर्नमेंट बजट, बाय इंटरिम गवर्नमेंट इंक्लूड्स बोथ एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट। तो इंटरिम बजट ही नाम लिखा हुआ है, इंटरिम बजट है, बस इंटरिम है तो एक्सपेंडिचर दोनों इंक्लूड हो सकता है, तो हाँ ठीक है। तो यहाँ पे लग नहीं रहा कि स्वैपिंग की गई है, तो ये तो यहाँ से तो ठीक लग रहा है। बाकी अगर जैसे ही 2 होती कंपेरिजन, स्वैपिंग तुरंत माइंड में आना चाहिए आपके, यहाँ स्वैपिंग हो सकती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे स्वैपिंग हुई नहीं है, ये आपका करेक्ट हो गया ऐसे। प्रोविजन ऑफ वोट ऑन अकाउंट इज़ यूज्ड बाय अ रेगुलर गवर्नमेंट वाइल इंटरिम बजट जो है वो सिर्फ एक केयर टेकर गवर्नमेंट यूज़ करती है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है ना, तो वोट ऑन अकाउंट तो यार फिर केयर टेकर गवर्नमेंट भी तो यूज़ कर सकती है ऐसे, तो फिर राइट ज़रूरी थोड़ी ना कि वो नहीं यूज़ कर सकती है। तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं कि वो भी यूज़ कर सकती है। बाकी इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो एक प्रोविज़न जो कि यूज बाय द केयर टेकर गवर्नमेंट, तो ये हो सकता है कि हाँ मे बी इंटरिम गवर्नमेंट है, तो इसीलिए। तो पहला वाला तो थोड़ा आधी स्टेटमेंट ठीक लग रही है, आधी गलत लग रही है मे बी, राइट। तो इसमें आई थिंक 2 ओनली ही होना चाहिए इस हिसाब से, तो लॉजिकल बेसिस पे। रिगार्डिंग इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ग्रांट करता है लोन टू एनी कंट्री, ग्रांट लोन टू ओनली डेवलप्ड कंट्रीज, ओनली मेंबर कंट्रीज, टू द सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री। तो अब देखो एनी कंट्री, तो किसी भी कंट्री को IMF क्यों करेगा। सबसे पहली चीज़, अगर IMF को अगर हर एक कंट्री को करना होता लाइक, तो फिर मेंबरशिप क्यों रखता अपने पास। रेट सिंपल सी चीज़ है कि कोई भी कंट्री हो जाके वो कहते कि भाई हमें तो लोन चाहिए, तो वैसे कैसे दे देगा वो। क्योंकि अगर आप बैंक के पास भी जाओगे अगर लोन लेने, तो बैंक भी आपसे पहले एक अकाउंट देखता है ना कि आपका अकाउंट है नहीं। अगर अकाउंट नहीं है तो वो पहले आपके यहाँ अकाउंट खोलेगा, फिर आपको अपना मेंबर बनाएगा ना, तभी तो आपको देगा। तो अकाउंट तो अपना ओपन कराएगा ना वो। तो ग्रांट टू लोन एनी कंट्री, तो एनी कंट्री को क्यों देगा। और ओनली डेवलप्ड कंट्रीज़, ओनली डेवलप्ड कंट्रीज़ को क्यों देगा यार। मतलब डेवलप्ड कंट्रीज़ तो खुद डेवलप्ड है ना वो, बल्कि डेवलपिंग यहाँ लिखा होता तो एक बार चांसेस चलते कि ग्रांट लोन टू डेवलपिंग कंट्रीज़, तो डेवलपिंग कंट्रीज़ को दे सकता है भाई। अब यहाँ लिखा है इट ग्रांट लोन टू ओनली मेंबर कंट्रीज़, तो यहाँ ये हो सकता है मेंबर कंट्रीज़ को देता हो, मेंबर में उसकी डेवलपिंग भी हो सकती हैं, राइट, डेवलप्ड भी हो सकती हैं, या फिर लो इनकम कंट्रीज़ भी हो सकती हैं, तो सारी हो सकती हैं। तो मेंबर कंट्रीज़ में सारी आ सकती हैं, राइट, हो गया। और डी इज ग्रांट टू लोन टू सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री, तो सेंट्रल बैंक को लोन क्यों देगा, वो तो गवर्नमेंट को देगा ना अपनी जो मेंबर है। और बाकी लोन तो फिर एट लास्ट वो उसको मैनेज कर सकता है, उसके ख्याल पे सेंट्रल बैंक उसको मैनेज करेगा, बट आई थिंक देता तो वो एक कंट्री के बेसिस पे है ना। फिर एक देखो 2004 का सुनामी मेड पीपल रियलाइज द मैंग्रोव्स की बात आ गई। मैंग्रोव्स कैन सर्व एज रिलायबल सेफ्टी हेज अगेंस्ट द कोस्टल कैलेमिटीज़। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है, सर्व एज अ रिलायबल सेफ्टी हेज अगेंस्ट कोस्टल कैलेमिटीज़। हाउ डू द मैंग्रोव फंड एज अ सेफ्टी हेज, ठीक है, सेफ्टी हेज कैसे प्रोवाइड करता है वो। मैंग्रोव स्वयं जो है सेपरेट करते हैं ह्यूमन सेटलमेंट को बाई सी बाई वाइट जोन विच द पीपल नाइदर लिव नॉर वेंचर आउट। ये तो गलत है कि भाई घूमने नहीं जाते, वहाँ पे रहते ही नहीं, कि भाई कोई भी अगर वहाँ रहने लग गया या फिर वहाँ पे घूमने क्यों नहीं जाते भाई, सुंदरबंस में क्यों नहीं जाते हैं लोग वहाँ पे उस साइड के लिए घूमने मैंग्रोव्स देखने। तो पहला तो गलत हो गया। द मैंग्रोव्स प्रोवाइड फूड एंड मेडिसिन विच पीपल आर इन नीड ऑफ द एनी नेचुरल डिजास्टर के टाइम पे नीड्स। और वो बोल रहा है सेफ्टी हेज, ये तो वो क्या बात कर रहा है, सेफ्टी हेज प्रोवाइड करता है, मतलब वो बात कर रहा है प्रिकॉशन की कि पहले से ही, राइट। और ये बात कर रहा है आफ्टर इवेंट, आफ्टर डिजास्टर हो गया उसके बाद मेडिसिन।
तो सेफ्टी हेज मतलब पहले से वो सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा है, ये तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि ये तो बाद का प्रोसेस है कि मेडिसिन प्रोवाइड कर रहा है, फूड प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन वो पहले से ही सेफ्टी कर रहा है ना। द मैंग्रोव ट्रीज आर टॉल विद डेंस कैनोपीज एंड सर्व एज एक्सीलेंट शेल्टर ड्यूरिंग द साइक्लोन और सुनामी। साइक्लोन और सुनामी के टाइम पे वो ऐसा एक्सीलेंट वो बन सकते हैं हेज, और टाल कैनोपी होती है उनकी, तो ये तो आई डोंट थिंक ये होगा, राइट, क्योंकि शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं सुनामी और साइक्लोन। अगर सुनामी और साइक्लोन आ रहा है भाई, तो ऐसे तो फिर वो कितना भी हेज प्रोवाइड कर लें, लेकिन मतलब ऐसे तो फिर इतना तो होगा ही नहीं कि, तो ये तो थोड़ी बनाई हुई स्टेटमेंट लग रही है। मैंग्रोव ट्रीज डू नॉट गेट अपरूटेड बाय द स्टॉर्म्स एंड टाइड्स बिकॉज ऑफ देयर एक्सटेंसिव रूट्स। तो हाँ, ये हो सकता है कि एक्सटेंसिव रूट्स उनकी होती हैं तो उसकी वजह से वो अपरूट नहीं हो सकती टाइड्स और स्टॉर्म्स की वजह से। इसी वजह से जो टाइडल जो फोर्सेस आती हैं उनको वो रोक लेता है, सेफ्टी है जो एज अ प्रोवाइड करता है अगेंस्ट कोस्टल कैलमिटीज़। तो हाँ, डी वाली ऑप्शन करेक्ट लग रही है इसमें, राइट। तो डी वाला हो गया इसमें आपका आंसर, सबसे जनरल स्टेटमेंट और सबसे क्वेश्चन के हिसाब से हो गया। द जैन फिलोसफी होल्ड दैट द वर्ल्ड इज क्रिएटेड बाय एंड मेंटेन्ड बाय, कि वर्ल्ड इज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय, कि वर्ल्ड को क्रिएट किसने किया है और मेंटेन किया, यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ ने क्रिएट किया है, मेंटेन किया, ये तो नहीं होगा। यूनिवर्सल फेथ, यूनिवर्सल सोल। अब देखो जैसे यहाँ पे अब दो चीज़ें आ गई, यूनिवर्सल लॉ, एक यूनिवर्सल सोल। अब यहाँ पे मोस्टली लोग को ये कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि यूनिवर्सल सोल होगा इसमें आंसर, बट आई थिंक यूनिवर्सल सोल कैसे होगी, राइट, क्योंकि यहाँ पे लिखा है वर्ल्ड इज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय। वर्ल्ड इज क्रिएटेड तो कोई यूनिवर्सल सोल थोड़ी ना है जो इसने बनाई। वो इंडिविजुअल सोल में बिलीव रखते हैं कि हर एक इंसान के अंदर एक सोल है जिसकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें किसी को मारना नहीं चाहिए, राइट। इसलिए वो एग्रीकल्चर वगैरह भी नहीं करते, तो इंडिविजुअल सोल्स उनकी होती हैं। बट द थिंग यहाँ पे इंडिविजुअल सोल्स, यूनिवर्सल सोल ने वर्ल्ड को थोड़ी ना क्रिएट किया है, उनका कह रहा है। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा, जेम्स होता है वर्ल्ड इज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय, तो यहाँ पे क्या होगा, यूनिवर्सल लॉ। यूनिवर्सल लॉ के थ्रू, क्योंकि यूनिवर्सल फेथ नहीं होगा, ट्रुथ भी इतना नहीं है। यूनिवर्सल लॉ हो सकता है कि जो बोलते हैं ना कि यूनिवर्सल लॉ है ये, इसके अकॉर्डिंगली ही चीज़ें चल रही हैं, तो मोस्टली या यूनिवर्सल लॉ कैन बी ग्रेट। बाकी सोल पे भी क्वेश्चन आते हैं 2022-23 में, इस बार आया हुई है जैनिज्म पे, और वो सोल का क्वेश्चन आया, वो देखना वो कैसा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को कंपेयर करना, आपको फ़र्क समझ में आ जाएगा। बाकी ये मैंग्रोव वाला क्वेश्चन, ये भी 2023 में आया हुआ है कि एज अ किडनी मैंग्रोव फंक्शन एज अ किडनी, आई थिंक ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था 2022 में, तो यहीं से देखो क्वेश्चन वो भी बना हुआ है। फिर देखो सैलिनाइजेशन। सैलिनाइजेशन अगर व्हेन द इरिगेशन वाटर एक्यूमुलेटेड इन द सॉइल इवेपोरेशन लीव्स बिहाइंड साल्ट एंड मिनरल, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ सैलिनाइजेशन ऑन द इरिगेटेड लैंड, कि सैलिनाइजेशन का इफेक्ट क्या है इरिगेटेड लैंड पे। क्वेश्चन क्या क्या बताया है, अगर व्हेन द इरिगेशन वाटर जो एक्यूमुलेट कर जाता है सॉइल में और इवेपोरेट करता है और बाद में साल्ट और मिनरल छोड़ के जाता है, इट ग्रेटली इंक्रीजेज द क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज कर देगा जब सॉइल वो छोड़ के जा रहा है, राइट। तो सॉइल प्रोडक्शन कैसे हो जाएगा, वो तो साल्टी हो जाएगी ना, सैलिनाइज हो जाएगी। फिर इट मेक्स सॉइल इम्परमिएबल, तो सॉइल पर इम्परमिएबल हो सकती है कि लैंड है, लैंड में उसने सॉल्ट वगैरह छोड़ दिया, मिनरल्स वगैरह, जिसकी वजह से ब्लॉकेज बन गए, नहीं हो पा रहे। रेजेस द वाटर टेबल, वाटर टेबल रेज कर देगा, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि वो तो खुद इरीगेटेड लैंड हो रही है भाई, उसमें खुद आप पानी डाल रहे हो बाहर से ला करके, फिर उस पर अगर वो ब्लॉकेज बन जा रही है तो वो पानी इरीगेट, तो वाटर टेबल कैसे रेज कर देगा। इट फिल द एयर स्पेस इन द सॉइल विथ वाटर, तो वाटर से कैसे कर देगा, वाटर की जगह वो तो साल्ट से स्पेस भरेगा ना, क्योंकि ये बोल रहा है लीव बिहाइंड साल्ट एंड मिनरल्स, तो वहाँ पे साल्ट हो जाएंगे, इसीलिए तो सैलिनाइज्ड लैंड बोलेंगे ना। तो तीसरा ऐसे गलत हो जाएगा, वाटर टेबल भी रेज नहीं करेगा ये भी, क्योंकि ये तीनों चीज़ें किस चीज़ की, ये तीनों चीज़ें एक पॉजिटिव सेंस में बात कर रही हैं, ये भी पॉजिटिव सेंस में, ये भी पॉजिटिव सेंस में, ये भी पॉजिटिव सेंस में बात कर रही है। बट आई थिंक सैलिनाइजेशन प्रोसेस खुद अपने आप में निगेटिव है, तो इसके इम्पैक्ट भी तो निगेटिव होंगे। तो निगेटिव में क्या है, एक ही है यहाँ ऑप्शन, इट मेक्स द सॉइल इम्परमिएबल, राइट। तो ऑप्शन बी आ जाएगा इसमें आंसर आपका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये बात कर रहा है रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक है एक, पब्लिश बाय द IUCN, कंटेन लिस्ट ऑफ, इसमें लिस्ट किसकी किसकी होती है, एंडेमिक प्लांट एंड स्पीसीज प्रेजेंट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, थ्रेटेंड प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज, प्रोटेक्टेड साइट फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, नेचुरल रिसोर्सेज इन वेरियस कंट्रीज़। ठीक है, अब ये बोल रहा है रेड डेटा बुक, ठीक है। रेड डेटा बुक है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या है,
endemic plants and species present in biodiversity hotspot, treated plants and animal species, protected sites for the conservation of nature। ठीक है, अब देखो ऑप्शंस में जैसे अगर ये ऐसे ऑप्शंस आ गए तो यहाँ से आपको सीधे पता चलेगा 1 2 3 ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब एक तो श्योर शॉर्टली आपका इसमें गलत है, दो भी गलत हो सकते हैं लेकिन एक तो पक्का गलत है, राइट। ऐसे ऑप्शंस अगर आपको दिख जाएँ तो इसका मतलब हाँ ठीक है, एक तो गलत है ही। तो अब इसमें देखना है कि एक गलत कौन सा हो सकता है सबसे ज़्यादा। तो एंडेमिक प्लांट एनिमल स्पीसीज प्रेजेंट इन द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट और प्रोटेक्टेड साइट्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर नेचुरल रिसोर्सेज इन द वेरियस कंट्रीज़। तो आई थिंक रेड डेटा बुक है तो इसमें ये तो होना नहीं चाहिए। एंडेमिक प्लांट एंड स्पीसीज प्रेजेंट इन द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट तो अलग हो चीज़ होती है और IUCN जो बनाता है वो की रेड लिस्ट वो भी थ्रेटेंड प्लांट एंड स्पीसीज़ की है। बाकी ये तो PYQ का बेसिक्स है, अगर आपने पढ़ा है तो यहाँ पे आप सीधे सीधे वैसे मार दोगे कि ओनली 2 होता है, राइट, 2 ओनली। बाकी ये दोनों ऑप्शन गलत, क्योंकि प्रोटेक्टेड साइट्स हैं, प्रोटेक्टेड साइट्स तो इंक्लूड नहीं होती उसमें, राइट, क्योंकि थ्रेटेंड और ये सारी होती है। एंडेमिक प्लांट एंड स्पीसीज़, तो एंडेमिक प्लांट एंड स्पीसीज़ के लिए होती है, उसमें क्या होता है कि मोस्टली वही चीज़ होती है इंटर होती है जो थ्रेटेंड होती हैं, राइट, प्लांट और एनिमल दोनों होते हैं उसमें। तो 2 ओनली इसमें वैसे हो जाए, क्योंकि तो ये बेसिक वाले कुछ क्वेश्चन है कि थोड़ा आपको बेसिक से इसमें निकालना पड़ेगा। बाकी अगर ऐसे कुछ पता नहीं होता इन सारी चीज़ों के बारे में तब थोड़ी इसमें दिक्कत होती है आपको ऐसे क्वेश्चन करने में। व्हाट इज़ द ऑफरिंग ऑफ टीजर लोन, टीजर लोन की बात कर रहा है, ठीक है, टीजर लोन बाय ए कमर्शियल बैंक अ कॉज ऑफ इकोनॉमिक कंसर्न, इकोनॉमिक कंसर्न है ये, तो ठीक है, ये भी याद रखना कंसर्न के लिए है। तो टीजर लोन आर लोन टू बी एन सब प्राइम लेंडिंग एंड बैंक मे बी एक्सपोर्ट टू द रिस्क ऑफ डिफॉल्टर इन द फ्यूचर। तो हाँ हो सकता है, इकोनॉमिक कंसर्न है, कंसर्न की बात कर रहा है तो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट हो सकता है। टीजर नाम में ही है तो सब प्राइम लेंडिंग हो सकता है। जैसे टीजर है, फिर आएगा ट्रेलर, तो टीजर आता है, टीजर क्या होता है, एक छोटी सी झलक, तो मे बी लोन ऐसे एक छोटा सा बहुत कम अमाउंट का लोन दे दिया जा रहा हो कुछ बेनिफिट्स के साथ कि सिक्योरिटी वगैरह नहीं ले रहे हैं, तो इसी वजह से मे बी वहाँ पे रिस्क डिफॉल्ट हो सकता है, छोटे अमाउंट का लोन दे रही है। इन इंडिया द टीजर लोन आर मोस्टली गिवन टू इनएक्सपीरियंस एंटरप्रेन्योर्स टू सेट अप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। लेकिन बैंक इतनी बेवकूफ़ थोड़ी ना कि इनएक्सपीरियंस को देगी, ये बताओ, इनएक्सपीरियंस एंटरप्रेन्योर्स को। हाँ मान ला एक रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट है, बट द थिंग ऐसा थोड़ी ना कि आप किसी को भी पैसा बांट दो, वो अलग बात है कि वो विदाउट सिक्योरिटी मान लो नहीं दिया जा रहा होगा तो मे बी कि ये चांसेस होंगे कि इन द केस अगर वो पैसे फेल हो सकते हैं। बस का मतलब ये थोड़ी ना कि आप किसी को भी बांट दो ऐरे गहरे को कि इसको कुछ मतलब नहीं है फिर भी वो आगे पैसा ले जा रहा है, तो नहीं होगा ना। तो फिर तो बी वाला ऑप्शन तो सीधे सीधे गलत लग रहा है कि इन एक्सपीरियंस एंटरप्रेन्योर फॉर सेटिंग अप द मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टिंग यूनिट्स, तो ओनली वन। फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो ऑर्बिट करती है अराउंड डज नॉट फॉल डाउन, दिस इज सो बिकॉज द अट्रैक्शन ऑफ अर्थ की आर्टिफिशियल ऑर्बिट करती है डज नॉट एग्जिस्ट इज सच डिस्टेंस न्यूट्रलाइज बाय द अट्रैक्शन ऑफ द मून प्रोवाइड नेसेसरी स्पीड फॉर दिस डी मोशन प्रोवाइड नेसेसरी एक्सेलरेशन फॉर इट्स मोशन। अब देखो फिर सीधे सीधे आ गए, दो ऑप्शन एक जैसे हमें मिल गए, सीधे ऊपर के दो तो रहने दो, अब दो ऑप्शन मिल गए, पहले इन दोनों को देखेंगे। प्रोवाइड नेसेसरी स्पीड फॉर इट एक्सेलरेशन मोशन, प्रोवाइड नेसेसरी स्पीड और प्रोवाइड नेसेसरी एक्सेलरेशन, दो चीज़ का अंतर है, एक स्पीड का, यहाँ पे एक्सेलरेशन दिया हुआ है बस, ठीक है। तो अब ये देखो, अब ये कह रहा है कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिट अराउंड डज नॉट फॉल डाउन नहीं, दिस इज बिकॉज द अट्रैक्शन ऑफ अर्थ, कि अट्रैक्शन ऑफ अर्थ उससे क्या प्रोवाइड करता है, स्पीड प्रोवाइड करता है या एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है। तो अगर आपने एक बॉल ली है उसको ऐसे ऐसे घुमा रहे हो, ठीक है, अगर घुमाते जा रहे हो तो वो क्या है कि आप उसको ऐसे घुमा रहे हो तो वो घूम रही है, तो एक्सेलरेशन ही उसको मिल रहा है ना, एक तरीके से एक्सेलरेशन मिल रहा है इसीलिए तो वो घूमती जा रही है। दैट इज अट्रैक्शन ऑफ अर्थ उसको थोड़ा एक्सेलरेट करती जा रही है, और ऑप्शन डी में भी है, तो यहाँ पे क्या होगा, मोस्टली ऑप्शन डी होगा, राइट, क्योंकि स्पीड तो नहीं दे रही होगी ना, वो तो एक्सेलरेशन दे रही है, इसकी वजह से वो मूव कर रहा है बस, राइट। ये हो गया। स्पीड और एक्सेलरेशन में फ़र्क क्या होता है, स्पीड तो जैसे पूरी टोटल हो गई, जैसे स्पीड मान लो आपकी 100 थी, आपने फिर 120 पे आप आ गए, तो ये जो चेंज हुआ वेलोसिटी में क्या 20 का एक्सेलरेशन आपको मिला है, या आपने बाइक पे थे पहले 100 की स्पीड से चले, आपने एक्सेलेटर लिया, अब 120 पे आ गए, तो आपका एक्सेलरेशन 20 का आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो नेसेसरी एक्सेलरेशन जो है कि ताकि वो मूव करती रहे, वो अर्थ उसको प्रोवाइड कर रही है, तो हाँ ये हो सकता है। In the context of Indian economy, consider the following: the growth rate of GDP has steadily increased in the last 5 years. Steadily increase यार, जरूरी थोड़ी ना कि steadily increase ही करती रहे, क्या पता बीच में एक साल घट जाए।
द ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम हैज स्टीडली इंक्रीज इन द लास्ट 5 ईयर। तो अगर जीडीपी कम हो रही है तो पर कैपिटा भी तो कम ही हो रहा होगा थोड़ा बहुत, राइट। दोनों स्टेट में स्टीडली इंक्रीज स्टीडली डिक्रीज हर जगह जहाँ भी होता है, मोस्टली केसेस में गलत होता है, पहले भी बताया था। ये देखो फिर से क्वेश्चन आ गया, तो नाइदर वन नाइदर टू। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द हाइएस्ट शेयर इन द डिसबर्समेंट ऑफ क्रेडिट टू एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़। एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज़ बहुत बड़ा सेक्टर हो गया पहली बात तो, और उसमें बात कर रहे हैं कॉमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव, रीजनल, माइक्रो फाइनेंस। तो इन सब में सबसे ज़्यादा बैंक्स कौन से? कॉमर्शियल बैंक्स ही हैं भाई, इतने सारे कॉमर्शियल बैंक्स हैं, तो जाहिर सी बात है कॉमर्शियल बैंक है, सबने अगर थोड़ा थोड़ा भी दिया हो तो भी बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा, राइट। तो हाई शेयर आई थिंक कमर्शियल बैंक का ही होना चाहिए, और ए पे दे भी रखा है, और इसका नाम ही माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। तो माइक्रो फाइनेंस तो छोटे छोटे लोन देते हैं यार, तो फिर माइक्रो फाइनेंस उतना ज़्यादा क्योंकि कमर्शियल बैंक की नंबर में ही सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा अकाउंट्स उनके पास है, सबसे ज़्यादा क्रेडिट भी आई थिंक उन्होंने डिस्पर्स किया होगा कमर्शियल बैंक्स ने इन चीज़ों में। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एड इन द फर्दरिंग द गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। प्रमोट करना सेल्फ हेल्प ग्रुप को, हाँ पॉजिटिव स्टेटमेंट हो जाएगा। प्रमोट करना एमएसएमई को, हाँ ठीक है ये भी हो जाएगा। इम्प्लीमेंटिंग राइट टू एजुकेशन एक्ट, तो हाँ ये भी होगा इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए, सारी चीज़ें हो सकती हैं, क्यों नहीं, हो गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिस इन्वेस्टिंग इट्स इक्विटी इन द सेंट्रल बैंक, द गवर्नमेंट इंटेंड टू यूज द अर्न रेवेन्यू फ्रॉम दिस में मेनली टू पे बैक द एक्सटर्नल डेब्ट। तो एक्सटर्नल डेब्ट को पे बैक करने के लिए आप उसको करने के लिए ये थोड़ी ना करोगे यार, ये तो थोड़ा गलत स्टेटमेंट लग रही है कि आप उसके मतलब CPSE के बेच करके उसको आप क्या नाम है आप एक्सटर्नल डेब्ट अपना पे कर रहे हो, तो ये तो थोड़ा एक नहीं लग रहा। गवर्नमेंट नो लॉन्गर इंटेंड टू रिटेन डिस इन मैनेजमेंट ऑफ द कंट्रोल, तो ऐसा थोड़ी ना कि गवर्नमेंट का इंटेंट ही नहीं है मैनेजमेंट को वो करने के लिए, रिटेन करने का। मे बी उनका ये हो कि हम वो करना चाहती है, नो लॉन्गर रिटेन इंटेंट टू द मैनेजमेंट ऑफ कंट्रोल ऑफ द CPSE, राइट। ऐसा तो होगा नहीं, मे बी उनको कुछ और पर्पज़ हो, नो लॉन्गर इंटेंट। तो ये तो थोड़ी वो भी लग रहा है कि थोड़ा नेगेटिव सेंस में स्टेटमेंट लग रही है कि गवर्नमेंट का अब मनी नहीं है, क्यों कोई भी अपना क्या नाम है कंट्रोल क्यों छोड़ेगा भाई, कंट्रोल तो सबको ही चाहिए होता है ना, कि अगर अब गवर्नमेंट कह रही है नहीं ये हमें चाहिए ही नहीं, हमारा मनी नहीं है इसमें के लिए, हम चाहते ही नहीं, तो ये तो फिर गलत लग रहा है ना, कुछ और पर्पज़ हो सकता है उस चीज़ के लिए करने के लिए। तो नाइदर वन नाइदर टू। फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एस्ट्रॉइड एंड कॉमेट। एस्ट्रॉइड आर स्मॉल रॉकी प्लैनेट वाइल फॉर्मेट्स आर द गैसेज फॉल्ड बाय द रेकी मेटालिक मटेरियल, तो हाँ ठीक लग रहा है रॉकी प्लैनेट। एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड मोस्टली बिटवीन द मोस्टली मार्स एंड मोस्टली फाउंड बिटवीन वेनस एंड मरकरी। दो फैक्ट दे रखे हैं यहाँ पे, तो हो सकते हैं थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया हो इन्होंने। कॉमेट शो परसिबल ग्लोइंग टेल्स वाइट एस्ट्रॉइड डू नॉट, तो ये तो ठीक लग रहा है, ठीक। तो इसमें बीच वाले में डाउट है थोड़ा कि एस्ट्रॉइड मोस्टली फाउंड बिटवीन द जुपिटर एंड मार्स, राइट। और यहाँ पे लिखा है कि मोस्टली फाउंड बिटवीन द वेनस एंड मरकरी, तो इन चीज़ों के बीच में आपको थोड़ा सा डाउट हो सकता है इसमें। तो इसमें वही है कि अब देखो पहला तो ठीक है कि जुपिटर एंड मार्स का, वाइल कॉमेट्स आर फाउंड मोस्टली बिटवीन द मार्स एंड मरकरी, तो ये थोड़ी स्टेटमेंट है कि कॉमेट्स तो यार कहीं भी फाउंड हो सकते हैं वैसे लाइक, लेकिन मार्स में क्योंकि जुपिटर बेल्ट का नाम तो सुना है, बट द थिंग ये थोड़ा डाउट सा है, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगी, तो 1 और 3 इसमें मोस्टली प्रॉबेबली, ठीक। इकोनॉमिक ग्रोथ इज इकोनॉमिकली कपल्ड विथ, किसके साथ होती है इकोनॉमिक ग्रोथ? अगर डिफ्लेशन हो रही है तो कैसे होगी, क्योंकि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ होगी तो मतलब प्राइजेस भी इंक्रीज होनी चाहिए, राइट। स्टैगफ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, तो सिंपल से ये तो इन्फ्लेशन हो जाएगा, डायरेक्ट सा कॉन्सेप्ट की इकोनॉमिक ग्रोथ है तो अगर प्राइसेस थोड़ी बढ़ती रहेंगी तभी तो, इसीलिए तो हमारा टारगेट होता है +-2 का कि राइट हमें इन्फ्लेशन 4 +-2, राइट यही होता है हमारा। तो इसलिए क्या है कि हमेशा इन्फ्लेशन होगी थोड़ी बहुत एक लिमिटेड लेवल पे तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती रहेगी, पैसे थोड़े बढ़ते रहे तभी तो आपकी इनकम भी बढ़ती रहेगी, ऐसा थोड़ी ना कि आपको स्टैग्नेंट रहना है, राइट। तो इन्फ्लेशन बढ़ रही है साथ ही साथ तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रही है। अगर बैंक रेट क्या नाम है लोअर कर रहा है RBI तो क्या होगा? मोर लिक्विडिटी होगी, लेस लिक्विडिटी, नो चेंज इन द लिक्विडिटी, मोबिलाइजेशन ऑफ मोर डिपॉजिट इन द कमर्शियल बैंक, ठीक है। अब देखो मोर लिक्विडिटी, लोअर बैंक रेट कर रहा है तो बैंक रेट होगा, बैंक रेट कम हो रहा है तो मतलब लोन जो है वो ज़्यादा ही मिलेंगे, राइट। अगर बैंक रेट कम हो रहा है तो RBI मतलब जो कमर्शियल बैंक है वो लोन ज़्यादा डिस्पर्स करेंगे, लोन ज़्यादा डिस्पर्स करेंगे तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा आएगा, पैसा ज़्यादा आएगा तो इसका मतलब क्या होगा? सिंपल सा बात है, लिक्विडिटी बढ़ेगी मार्केट में,
राइट। लिक्विड और वो बाकी इक्वेशन भी, ये तीनों स्टेटमेंट सेम जैसी हैं। इन द मार्केट मोबिलिटी इन द मार्केट, तो इन तीनों में से एक ही होगा, या तो मोर लेस या फिर नो चेंज। अब लोअर कर रहा है तो नो चेंज, तो ऐसा तो है नहीं कि एक भी कुछ भी इफेक्ट ना पड़े। इंक्रीज डिक्रीज करने में कुछ तो इम्पैक्ट होगा, इसीलिए तो कर रहे हैं। नो चेंज तो ऐसा होना नहीं चाहिए। मोबिलाइजेशन ऑफ मोर डिपॉजिट बाय द कमर्शियल बैंक, तो जरूरी थोड़ी ना कि अगर लोअर बैंक वो कर रहा है तो उसको ज़्यादा वो मोबिलाइज कर लेगा अपने डिपॉजिट्स को, राइट। तो ये तो आई थिंक नहीं होगा, क्योंकि बैंक रेट है, बैंक रेट का तो बैंक रेट पे तो वो है जिस पे वो लोन देती है, तो उसका डिपॉजिट से क्यों होगा, राइट। तो ये तो नहीं होगा डी। तो इसमें मोस्टली आ जाएगा मोर लिक्विडिटी इन द मार्केट, क्योंकि लोन इजीली एक्सेसिबल है, लोगों के पास पैसा ज़्यादा मिल जाएगा लोगों को। फिर वेस्टर्लीज जो होती हैं सदर्न हेमिस्फेयर में स्ट्रॉन्गर होती है, परसिस्टेंट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर ज़्यादा क्यों? सदर्न हेमिस्फेयर हैज़ अ लेड लैंड मास कंपेयर्ड टू नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, तो हाँ हो सकता है। सदर्न कोरोलिस फोर्स इज हायर इन सदर्न हेमिस्फेयर एज कम्पेयर टू द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि कोरोलिस फोर्स क्या होती है? कोरोलिस फोर्स तो हर जगह एक जैसी होती है। कोरोलिस फोर्स वो होती है फोर्स जो एक अर्थ की रोटेशन की वजह से होती है ना, तो अर्थ तो रोटेट कर रही है, ऐसा थोड़ी ना कि नॉर्थन हेमिस्फेयर में ज़्यादा रोटेट कर रही है या फिर साउदर्न हेमिस्फेयर में कम रोटेट कर रही है। रोटेट तो एक एग्जैक्ट उसमें कर रही है ना, एक्सिस पे, तो उसकी वजह से फोर्स तो हर जगह एग्जैक्ट ही होना चाहिए। तो कोरोलिस फोर्स का तो ऐसा तो नहीं है कि नदन में ज़्यादा है या फिर कम है, तो उसका तो इम्पैक्ट नहीं है। आई थिंक इसमें तो फिर 1 होना चाहिए। फिर देखो बिटवीन इंडिया एंड ईस्ट एशिया द नेविगेशन टाइम डिस्टेंस कैन बी रिड्यूस्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग? डीपनिंग द मलक्का स्ट्रेट बिटवीन मलेशिया इंडोनेशिया। तो यहाँ कह रहा है डिस्टेंस कैन बी ग्रेटली रिड्यूस्ड। अब कोई एक लेक है, ठीक है, ये 10 मीटर की है, नहीं मान लो 1 किलोमीटर की है, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसको और गहरा कर दिया खोद के, ठीक है। और पहले ये मान लो 10 फीट की थी, अब आपने 100 फीट कर दिया, लेकिन इससे क्या आपका डिस्टेंस रिड्यूस हो गया? नहीं, डिस्टेंस तो 1 किलोमीटर अभी भी रह रहा है ना, राइट। तो इसकी ही चीज़ को डीपन करने से उसका डिस्टेंस रिड्यूस हो जाएगा। ओपनिंग अ न्यू कैनल अक्रॉस द कारा इस्थमस एंड द गल्फ ऑफ सियाम अंडमान सी, तो ये हो सकता है कि आपने ये पहले एक कैनाल थी, अब आपने ये जो एरिया है इसके बीच में एक और कैनाल बना दी, तो इसकी वजह से ये छोटा वाला एरिया, छोटी कैनाल एक बन गई, इससे डिस्टेंस आपकी मे भी रिड्यूस हो सकती है, राइट। तो यहाँ पे तो चांसेस हैं, बट यहाँ तो डीपनिंग करने के चांसेस है ही नहीं, तो इसमें दूसरा वाला ऑप्शन मोस्ट प्रॉब्ली टू बी करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि एक नई कैनाल आप बना रहे हो ना, और यहाँ पे लिखा है कि क्या नाम है, डीपनिंग। तो डीपनिंग करने से डिस्टेंस कैसे रिड्यूस हो जाएगी? फिर देखो रेगुलर इनटेक करने के फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल्स के रिकमेंड बताया जा रहा है, क्योंकि गुड सोर्स होते हैं एंटीऑक्सीडेंट के। तो हाउ डू एंटीऑक्सीडेंट हेल्प करते हैं मेंटेन हेल्थ एंड प्रमोट लॉन्गेविटी? कैसे हेल्प करते हैं? तो दे एक्टिवेट द एंजाइम्स नेसेसरी फॉर विटामिन सिंथेसिस इन द बॉडी एंड प्रिवेंट करते हैं विटामिन डिफिशियंसी। ठीक है, अच्छी स्टेटमेंट लग रही है, लेकिन विटामिन ठीक है। द प्रिवेंट एक्सेसिव ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रिवेंट फैट पुट इन द बॉडी, प्रोवाइड अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ हेल्प अनअवॉइड ऑफ एनर्जी, ठीक है। न्यूट्रलाइज करते हैं फ्री रेडिकल प्रोड्यूस इन द बॉडी ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। दे एक्टिवेट सर्टेन जीन्स इन द सेल्स ऑफ द बॉडी, हेल्प डिले इन द। तो जीन्स यार एंटीऑक्सीडेंट है यार, नाम है उनके, जीन्स कैसे आ जाएंगे? सर्टेन जीन्स एक्टिवेट कर देंगे, तो ये तो यार नहीं लग रहा। तो तीसरा तो लग रहा बनाया हुआ कि जीन्स एक्टिवेट हो जाएंगे सेल्स की बॉडी के, जिसकी वजह से एजिंग प्रोसेस डिले हो जाएगा, ये तो मतलब लग रहा है कि बनाया हुआ है। फिर अब ये दोनों देख लेते हैं। अब वो एंटीऑक्सीडेंट हैं, अब वो क्या कह रहा है कि वेजिटेबल एंड डाइट्स इन देयर गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट ना। तो एंटीऑक्सीडेंट एक्सेसिव प्रिवेंट करेंगे एक्सेसिव ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन इन द बॉडी एंड हेल्प अवॉइड अननेसेसरी वेस्ट ऑफ एनर्जी। अननेसेसरी वेस्ट ऑफ एनर्जी को कैसे वो हेल्प कर सकते हैं, राइट। एक्सेसिव ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, उसकी वजह से अननेसेसरी वेस्टेज अगर एनर्जी की हो रही है, उसको हेल्प करके अवॉइड कैसे करेंगे वो, राइट। सिंपल सी बात है, ये स्टेटमेंट भी बनाई हुई सी लग रही है पूरी। दे एक्टिवेट द एंजाइम्स नेसेसरी फॉर विटामिन सिंथेसिस इन द बॉडी एंड हेल्प प्रिवेंट विटामिन डिफिशियंसी। विटामिन डिफिशियंसी को करने के लिए हेल्प कर सकते हैं, प्रिवेंट करते हैं विटामिन डिफिशियंसी, ताकि बॉडी में ना हो। लेकिन ये तो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स यार विटामिन की डिफिशियंसी को इम्प्रूव करने के लिए कैसे कर सकते हैं? तो इसमें भी डाउट है।
दे न्यूट्रलाइज द फ्री रेडिकल प्रोड्यूस द बॉडी ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म। तो ये हो सकता है कि जो फ्री रेडिकल्स निकलते हैं मेटाबॉलिज्म के दौरान उसको वो कम कर सकते हैं, और उसकी वजह से फिर ये जब कम हो जाएगा तो उसकी वजह से जो हेल्थी और गुड लाइफ होती है कि जो फ्री रेडिकल्स हैं उनको न्यूट्रलाइज कर दिया तो उससे निगेटिव इम्पैक्ट्स नहीं होंगे, राइट। तो उन चीज़ों को करने से थोड़ी हेल्प आउट हो जाएगी। तो सी मो बी मोस्ट प्रॉब्ली टू बी करेक्ट इसमें। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इट वॉज अ प्रीडोमिनेटली अ सेकुलर सिविलाइजेशन एंड रिलीजियस एलिमेंट थ्रो प्रेजेंट डिड नॉट डोमिनेट द सीन। ये देखो कितनी जनरल स्टेटमेंट इन्होंने बनाई है कि एक सेकुलर सिविलाइजेशन थी, रिलीजियस एलिमेंट प्रेजेंट थे लेकिन डोमिनेट नहीं करते थे। इन्होंने अब जैसे लेकर रिलीजियस एलिमेंट, अगर ये लाइन नहीं होती थ्रो प्रेजेंट लिख दे, रिलीजियस एलिमेंट डिड नॉट डोमिनेट द सीन, तो ये थोड़ी एक्सट्रीम हो जाती है। लेकिन यहाँ लिखा इन्होंने थ्रो प्रेजेंट लेकिन डिड नॉट डोमिनेट द सीन, वो प्रेजेंट थे लेकिन उतना मेजर रूल नहीं था, तो एक जनरल स्टेटमेंट हो गई है। ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन वॉज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल्स इन इंडिया। हाँ, तो कॉटन तो नोन था उनको, कॉटन में भी हो सकता है नोन, ठीक है। तो बोथ है 1 और 2 इसमें हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोअर गैंगेटिक प्लेन इज चार्ज्ड। लोअर गैंगेटिक प्लेन के बारे में बात कर रहा है, ह्यूमिड क्लाइमेट है, हाई टेम्परेचर है, विच ऑफ द अक्रॉस केयर ऑफ क्रॉस इज मोस्ट सुटेबल द रीजन। लोअर गैंगेटिक रीजन कौन सा है? लोअर गैंगेटिक रीजन मतलब ये बंगाल वाला रीजन, बंगाल वाले रीजन की बात कर रहे हैं ना। गंगा जाती है तो गंगा ये अपर वाला आ जाएगा उत्तराखंड और यूपी का इस साइड, और इधर वाला आ जाएगा लोअर गैंगेटिक वाला आ जाएगा, ठीक है, बिहार से होकर के ऐसे पूरा नीचे बंगाल में। अब ये कह रहे हैं कौन कौन सी, पैडी, कॉटन, वीट, जूट, पैडी, जूट, वीट, कॉटन। अब इसमें आपको अगर थोड़ी सी भी नॉलेज है कि बांग्लादेश के साइड से भी क्या सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर क्या है, जूट प्रोड्यूस होता है। अपना बंगाल रीजन में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किसकी होती है, जूट की होती है, राइट। अगर आपको ये आइडिया है थोड़ा भी क्या नाम है जूट के प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो जूट के सारी चीज़ें होती हैं वो वहीं से आती हैं, तो जूट आपका आ गया इसमें। फिर आपका पैडी और वीट बचा, तो वीट तो वहाँ होता नहीं है, वीट तो अपने इधर साइड होता है, पंजाब, हरियाणा, यूपी साइड में, राइट। इन चीज़ों के लिए जाना जाता है, तो मोस्टली क्या हो जाएगा। और पैडी तो वहाँ पे भी मोस्टली क्या है, राइस वगैरह खाते हैं उस साइड में, कोस्टल एरिया है वो बंगाल वगैरह साइड में, तो मोस्टली यही आएगा पैडी और जूट। What could be the main reason for the formation of African and Eurasian desert belt? These are located on subtropical high pressure belt. These are ocean the influence of the warm ocean current. Warm ocean current है तो इस वजह से वहाँ पे, अब ये तो देखो थोड़ा वो है कि आप ये आपका स्टैटिक में आ जाएगा कि अगर आपके इसके पास बेसिक नॉलेज है थोड़ी बहुत हाई प्रेशर सेल की, तो यहाँ पे आप देखो हाई सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर सेल दिया हुआ है। तो हाई प्रेशर पे क्या होता है कि हाई प्रेशर पे चीज़ें डिसेंड करेंगी, ठीक है, लो प्रेशर पे ऊपर जाती हैं, ठीक है। तो वार्म ओशन करेंट्स होंगी तो वहाँ पे तो पानी बरसेगा, राइट। तो कोल्ड करेंट्स होनी चाहिए वहाँ पे, और तो इसमें और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर सेल्स पे वो आते हैं कि नहीं, क्योंकि इक्वेटोरियल लो होता है, सब ट्रॉपिकल हाई, इक्वेटोरियल लो, ट्रॉपिकल हाई, सब ट्रॉपिकल लो, पोलर हाई, ऐसे होते हैं, राइट। तो इसमें फिर आपको अगर ये पता है तो ये थोड़ा स्टैटिक का कॉन्सेप्ट है, ज्योग्राफी का अगर आपको थोड़ा सा पता है इसमें तो ये क्वेश्चन आप कर लोगे, अदरवाइज़ वैसे आपको थोड़ी सी इशू होगी उसमें करने में। फिर 94 में 95 देख लेते हैं। जो जेट होते हैं वो फ्लाई करते हैं वेरी स्मूथली लोअर एटमॉस्फेयर। व्हाट कुड बी द एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन? वेरी इजीली एंड स्मूथली। देयर इज़ नो क्लाउड और वाटर वेपर इन द लोअर एटमॉस्फेयर। तो वहाँ हो सकता है लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में क्लाउड और वाटर वेपर नहीं होते हैं, इस वजह से वो स्मूथली और फ्लाई करते हैं। देयर इज़ नो वर्टिकल विंड्स इन द लोअर। तो हाँ, वर्टिकल विंड्स नहीं होती इसीलिए तो वो ऊपर जाते हैं, ताकि उससे जो फिर विंड का अपोजिट जो फोर्स आता है वो ताकि बच सके, राइट। इसकी वजह से उनको फिर वो टर्बुलेंस वाली चीज़ फील नहीं करते पड़ती, राइट। अदरवाइज़ उनकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, क्योंकि एयर भी एक विंड का भी एक एक्सल्टेंट फोर्स होगा, राइट। तो ये चीज़ तो फिर वहाँ पे नहीं होगी इस लॉजिक के हिसाब से। बाकी नो क्लाउड और वाटर वेपर इन द लोअर स्ट्रेटोस्फेयर, तो हाँ हो सकता है वहाँ पे क्लाउड्स और वाटर वेपर उतने नहीं होते, इस वजह से और इजीली फ्लो कर पाते नीचे। वाटर क्लाउड्स ये सारी चीज़ें होती हैं तो उनको उतना नेविगेशन में दिक्कत होती हो, तो इसमें बोथ 1 और 2 हो सकता है। फिर बायोडाइवर्सिटी इज़ नॉर्मली ग्रेटर इन लोअर लैटिट्यूड एज़ कम्पेयर टू द हायर लैटिट्यूड। तो हाँ हो सकता है भाई, नॉर्मली ऐसा नहीं लिखा है कि कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं है, नॉर्मल सी बात कर रहे हैं कि हाँ लोअर में ज़्यादा होती है नॉर्मली, और ऊपर तो नॉर्मली लिखा हुआ है।
along with the mountain region biodiversity is normally greater in the lower altitude as compared to the higher latitude। तो हाँ ऊपर के साइड में कम होती है पोलर वगैरह में, नीचे के साइड ज़्यादा होती है वेजिटेशन वगैरह। तो ये भी लॉजिकल ठीक है, दोनों स्टेटमेंट इसमें ठीक हो जाएगी। फिर ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मैकोंग ओरिजिनेट करती हैं तिब्बत में, फ्लो करती हैं नैरो पैलेट से, यू टर्न लेती हैं, यू टर्न लेके इंडिया में आती है। इस यू टर्न किस वजह से है? तो अपलिफ्ट ऑफ द हिमालयन फोल्ड एंड सीरीज, सिंटैक्सिकल बेंड ऑफ जियोलॉजिकल यंग जियोटेक्टोनिक डिस्टर्बेंस इन द टेटली फोल्ड माउंटेन चेन्स, बोथ ए एंड बी अबव। तो इसमें क्या होगा? इसमें तो अगर आपने थोड़ा पढ़ा है तो इसमें ये ऑप्शन भी आपको पता लग जाता है, सीधे सीधे ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बेसिक्स है, ठीक है। अगर एनसीईआरटी बेसिक्स नहीं करी है तो अपलिफ्ट ऑफ द फोल्ड माउंटेन हिमालयन सीरीज़, तो माउंटेन अपलिफ्ट हुए हैं फोल्ड माउंटेन, तो वो तो बीच में भी हुए हैं ना, तो उसकी वजह से वो तो बाहर ब्रह्मपुत्र तो बहुत जब बाहर जाने के बाद फिर अंदर आती है, जब यहाँ पर अरुणाचल के ऊपर से, राइट। तो फिर ये तो फिर पहला ऑप्शन तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। जियो टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस इन द टर्शरी फोल्ड माउंटेन चेन्स, तो जियो टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस जो होती हैं उसकी वजह से वो फोल्ड करके आती हैं, तो मे भी। और बाकी यहाँ पे यू भी लिखा हुआ है, यू टर्न ऐसा लिखा है ना, यू दिस यू टर्न इस ऐसा पूरा मुड़ता हुआ, तो यहाँ पे एक लिखा है ब्लेंडिंग बेंडिंग, तो मे भी ये चीज़ ऐसे बेंड हुई पड़ी है, सिंटैक्सिकल बेंडिंग। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो सिंटैक्सिकल बेंडिंग है जियोलॉजिकल यंग माउंटेन्स की, तो इसकी वजह से ये बेंड हो गई, फिर ये ऐसे घूम के यमुना भी इधर आ जाती है, मे बी, राइट। तो ऐसे कर सकते हो आप इसको थोड़ा। A state in India has the following: northern part is arid और semi arid, central part प्रोड्यूस करता है कॉटन, कल्टीवेशन ऑफ फ्रेश क्रॉप्स इज प्रीडोमिनेंट है। तो एरिड और सेमी एरिड ये दो ही चीज़, एरिड और सेमी एरिड क्या नाम है, कहीं पे आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु। कर्नाटका में भी यार बारिश वगैरह काफ़ी होती है, आंध्र प्रदेश भी मतलब कोस्टल के रीजन के साइड है, सेमी एरिड हो सकता है, एरिड तो नहीं हो सकता। तमिलनाडु भी एरिड नहीं हो सकता है यार, वहाँ पे भी इतनी बारिश की हरियाली है इन सारी। गुजरात ही एक ऐसा यहाँ पे ऑप्शन है जहाँ पे एरिड और सेमी एरिड पॉसिबल है, कच्छ वाला रीजन हो गया, राइट, जहाँ पे नहीं है उतनी, तो सीधे आ जाएगा गुजरात इसमें। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है? एक प्राइवेट कंप्यूटर नेटवर्क है ऑर्गेनाइजेशन का, वहाँ पे रिमोट यूजर्स ट्रांसमिट कर सकते हैं इनक्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन थ्रू सर्वर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ये तो वीपीएन की बात कर रहा है ना। अब देखो प्राइवेट कंप्यूटर नेटवर्क है जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन वेयर द रिमोट यूजर कैन ट्रांसमिट इनक्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन थ्रू सर्वर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क अक्रॉस पब्लिक इंटरनेट प्रोवाइड यूजर एक्सेस टू द ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क वाइल मेंटेनिंग द सिक्योरिटी ऑफ द इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिटेड, ठीक है। फिर इट इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क इन विच द यूजर कैन एक्सेस अ शेयर्ड पूल ऑफ द कंप्यूटर रिसोर्सेज थ्रू अ सर्विस प्रोवाइडर, नन ऑफ द, ये तो हटा दो। अब ये कह रहा है कंप्यूटर नेटवर्क है जिसमें यूज़र एक्सेस कर सकता है शेयर्ड पूल ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज थ्रू अ सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू करेगा ना, तो वहाँ पे नाम क्या बोल रहा है? नाम बोल रहा है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। जब प्राइवेट नेटवर्क है तो यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर का रोल कैसे आ गया? सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू करेगा, फिर वो प्राइवेट कैसे रह जाएगा? यहाँ पे कह रहा है प्राइवेट कंप्यूटर नेटवर्क है और ये कह रहा है कि कंप्यूटर नेटवर्क है, ठीक है, ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर रिमोट यूजर कैन ट्रांसमिट इनक्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन थ्रू द सर्वर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और दूसरा कह रहा है इट इज़ ए कंप्यूटर नेटवर्क अक्रॉस द पब्लिक इंटरनेट, लेकिन पब्लिक कंप्यूटर नेटवर्क है पब्लिक, लेकिन प्रोवाइड यूजर एक्सेस टू द ऑर्गेनाइजेशन वाइल मेंटेनिंग द सिक्योरिटी ऑफ द इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिटेड। तो सिक्योरिटी होती है ट्रांसफ़र जो भी आप इन्फॉर्मेशन कर रहे हो, और ऊपर कह रहा है कि नेटवर्क ही पूरा प्राइवेट है, और दूसरा कह रहा है कि नेटवर्क प्राइवेट नहीं है बट द थिंग, लेकिन जो भी इन्फॉर्मेशन जो ट्रांसफ़र होता है वो आपका बेसिकली पूरा प्राइवेट होता है। तो प्राइवेट नेटवर्क, तो मोस्टली इसमें बी वाला ऑप्शन होना चाहिए मेरे हिसाब से, राइट। बाकी क्योंकि वीपीएन में डेटा तो नहीं पता लगता ना कि क्या डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, आपकी सर्च हिस्ट्री नहीं होती पूरी कोई भी उसमें, राइट। तो ये चीज़ आपकी मोस्टली इसमें होनी चाहिए। बाकी जिन लोगों ने वीपीएन यूज़ किया है उन्होंने ये आंसर सही करके आते। फिर लास्ट क्वेश्चन, द धर्म एंड रीता डिप्सिट अ सेंट्रल आइडिया ऑफ एंशिएंट वैदिक सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया कंसिडर, क्या होता है? धर्म और रीत क्या होती है? तो धर्म और रीत, धर्म एक ऑब्लिगेशन और ड्यूटीज़ की बात कर रहे हैं, राइट, वन सेल्फ एंड टू द अदर्स। तो धर्म क्या होता है? ड्यूटीज़ ही होती हैं, हाँ। रीता वॉज द फंडामेंटल मोरल लॉ गवर्निंग द फंक्शनिंग ऑफ द यूनिवर्स एंड इन ऑल कंटेंट। तो धर्म रीत, हाँ, रीत रघुकुल रीत सदा चली है, तो ऐसे करके रीत मोरल लॉ ही होते हैं मोस्टली, राइट। तो अगर रीत हो गई तो मोरल लॉ ही होंगे, वो फंक्शनिंग यूनिवर्स के काम कर रहे हैं। और धर्म जो होते हैं मोस्टली ऑब्लिगेशन ही होती है, डिस्चार्ज करना। कृष्ण जी ने बोला है ना कि अपना धर्म फॉलो करो, राइट टू
अपनी जो ड्यूटीज़ हैं उन सारी चीज़ को फुलफ़िल करो। तो मोस्ट ऑफ द थिंग की ड्यूटीज़ वही होंगी, राइट, कि अपनी डिस्चार्ज करना, तो वो धर्म होता है हमारा। और रीत वही है कि मोरल लॉ, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो व्हाट इज़ दिस, कि एक मोरल लॉ है ना, कि एक वो कोई ऐसा कॉन्सेप्शन है, कोई ऑब्लिगेशन ड्यूटी नहीं, बट इट्स अ मोरल लॉ जो हम फॉलो करते आ रहे हैं। तो हो गया इसमें बोथ ओ एन बी। तो देखो ऐसे पूरे 100 क्वेश्चंस तो पूरे हो गए हैं, ठीक है। अब मोस्टली इसमें क्या करना, क्या जैसे मैंने आपको बोला था, तो अब इसमें जैसे अगर आपने पहले पेपर लगा लिया था, अब आपने ये पूरी वीडियो आपने देखी, तो अब आपको क्या करना है, अब इसमें आप क्रॉस चेक कर लो कि कैसे कैसे, तो और जिस तरीके से मैंने किए हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपने अपने तरीके से करे होंगे, राइट। तो वहाँ पे आपको एक आइडिया मिल गया कि कैसे करने हैं और कैसे मैंने किए हैं। तो अब आपको ऐसे ही, अब आप 2012 का पेपर कर लेना, नेक्स्ट लेक्चर पे मैं 2012 का मैं बताऊंगा कि उसमें कैसे सॉल्व कर रहे हैं, वो पूरा क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा। तो वहाँ पे आगे की चीज़ों को आपको उसमें मेंशन करूँगा, ठीक है। बाकी ये चीज़ हो गई, सी सैट भी साथ में करते रहो, सी सैट के भी मैं लेक्चर्स डाल दे रहा हूँ, ओके। तो वो चीज़ हो जाएगी।